डोर बंद कर दिया। ना क्रोनोलॉजी यानी समय के अनुसार किसी चीज को जब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस। सेवनटीन 1774 में लुई 16 बिकेम किंग, जो कि बूर्बो डायनेस्टी का। He freed 13 American colonies from British capture. This contributed 3 billion livre. That is, इतना उसके ऊपर बोरोइंग हो गया फ्रॉम मनी लेंडर्स। उसने बोरो किया, 1 बिलियन तो तब लिया, 2 बिलियन पहले का कर्ज। सो फॉर दिस ही हैड टेकन 1 बिलियन लिबरे मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। लेकिन उसको वो मनी 10% एक्स्ट्रा के साथ चुकाना था। जितना लेगा उसमें 10% जोड़ के देना। तो फ्रॉम मनी लेंडर्स ऐसा किया। नाउ टोटल जो डेप्ट है ऑफ फ्रांस कितना हो गया? बिकेम कितना हो गया अभिषेक? 2 बिलियन पहले से था और 1 बिलियन अभी ले लिया, तो 3 बिलियन का हो गया। दूसरी चीज और उसने क्या किया बताइए? ही वॉज एक्स्ट्रावेगेंट एंड हैज शॉर्ट विजन। वो दूरदृष्टि से नहीं देखता था, ठीक है। सो ही वॉज एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का क्या मतलब होता है? खर्चीला। वो बहुत खर्चीला था। सो एंड हैज शॉर्ट विजन। अगर शॉर्ट विजन था तभी तो उसने वहां पर उनको आजाद कराया, वरना इतनी पैसे की कमी थी, क्या जरूरत थी। और आज वही अमेरिका उसी फ्रांस की सारी नीतियां निर्धारित करता है, समझ ली। तो उसने खर्च किया, डेप्ट में आ गया, और वही अमेरिका कितना ऊपर आ गया। सारे यूरोप को अकेले अमेरिका कंट्रोल करता। तो दूसरी चीज हो गई। सो एक्सपेंसेस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीज वाज क्वाइट हाई। वो गोल्डन महल था। एक्सपेंसेस ऑफ, उसमें इतने सारे नौकर थे। पैलेस ऑफ वर्सलीज वाज क्वाइट हाई। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। इसके लिए उसने क्या किया? 1779 में 5 मई को उसने क्या किया? कॉल्ड मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। वहां 3 स्टेट से, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, उनकी मीटिंग बुलाई टू इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है। व्हाट वाज द प्रोसीजर ऑफ वोटिंग? पहले प्रोसीजर क्या था और थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड किया? पहले प्रोसीजर था कि 1 स्टेट 1 वोट। 1 स्टेट, और वो लोग थर्ड स्टेट के लोग क्या डिमांड कर रहे थे? 1 पर्सन 1 वोट। सही कह रहे हो। द प्रोसीजर वाज वन स्टेट 1 वोट। ये बात था, ठीक है कि नहीं? थर्ड स्टेट पर्सन्स अपोज्ड इट। रिया क्यों अपोज किया? सर क्योंकि सारा टैक्स उनको
पे करना पड़ता था। Yes, correct. It was due to subsistence crisis. कि थर्ड स्टेट अपोज्ड इट, क्योंकि उस समय बहुत खाद्य की चीज़ों का अभाव चल रहा था, चीज़ें मिल रही तो बहुत महंगी थी, अदरवाइज बढ़ा देते अगर अच्छे से सब कुछ चल ही रहा होता था। क्योंकि पहले कब बढ़ाया गया था 1614 में, और अब 1779, तो बहुत समय हो गया था। टैक्स तो आ जाएगा जी, टैक्स तो बढ़ाया जा सकता था ना। तो इट वाज द मीटिंग, स्टेट जनरल मीटिंग का ड्यूरेशन अपोज्ड इट ड्यू टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस दिव्या क्या होता है? फिर जब लोगों के पास बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए चीजें नहीं होती, सबसिस्टेंस क्राइसिस था। और ये कब से कब तक चला था? दैट इज 1715 टू 1770, ठीक है। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस था। ऐसी वजह से थर्ड स्टेट अपोजिट एंड डिमांडेड फॉर, और रिया बोलो किसका डिमांड किया? एंड डिमांडेड फॉर, अमन किसका डिमांड किया? अभी अरविंद ने बताया है। 1%। यस, एंड डिमांडेड फॉर चेंज इन प्रोसीजर, वोटिंग प्रोसीजर। तो चेंज इन वोटिंग प्रोसीजर एज 1 पर्सन 1 वोट, उन लोगों ने कहा ऐसे होना चाहिए। दे वर लेड बाई नॉबल्स, मीरा बीयू वो नॉबल्स थे, सामंती लोग थे, मतलब राजशाही के लोग थे। थर्ड स्टेट वाज लेड बाई नॉबल्स, दरबारी लोग। तो मीरा बीयू एंड हैवी सेइंग्स इनके द्वारा। सो इसलिए इन्होंने क्या किया? दे लेफ्ट द मीटिंग एंड देन असेंबल्ड, फिर बाद में असेंबल हुए। कहाँ असेंबल हुए? दे लेफ्ट मीटिंग, और 1 महीने बाद जब असेंबल हुए तो वहाँ पर इन्होंने एक ओल्ड टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर इन्होंने नेशनल असेंबली का गठन कर दिया। ओके, ऑन 20th जून 17, इसमें थोड़ा चेंज करिए, 1789 कब हुआ? 17, यानी राजा बनने के कितने साल बाद? 15 साल बाद उसने मीटिंग किया। और 1789 1 महीने बाद क्या हुआ? दैट इज थर्ड स्टेट पर्सनल, थर्ड स्टेट के जो लीडर्स थे या रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्ड नेशनल असेंबली। इसका क्या मतलब है? उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। अभी जितनी ये चीजें लिखाई गई हैं ये सब आपको लिखनी होगी कब कि फ्रांस के विद्रोह के क्या कारण थे। व्हाट वाज द रीजन फॉर द रिबेलियन इन फ्रांस, कि वहाँ रिबेल हुआ, सो उसका फ्रेंच रिवोल्यूशन क्यों हुआ? तो उसके यही सब तो रीजन है कि एक्स्ट्रावेगेंट था, उसका शॉर्ट विजन था, उसकी वाइफ एक अच्छी एडवाइजर नहीं थी, बैड एडवाइजर थी सब, इसीलिए मैरी एंटोनिटी का नाम आ रहा है। क्यों? क्या उसका हिस्ट्री में नाम है? क्यों किसी की वाइफ का तो नहीं आता, उसी की वाइफ का क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कैसी थी? बैड एडवाइजर। अब उसको करो, वैसा एडवाइस भी देती थी, सारी गलत देती थी। तो थर्ड स्टेट लीडर्स फॉर्म्ड, उन्होंने क्या किया? फॉर्म्ड नेशनल असेंबली, उन्होंने राष्ट्रीय सभा का गठन कर लिया। नेशनल असेंबली मेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसके अलावा ही रिप्रेजेंटेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रांस। इट फ्रेम, इसने अपने चार्टर बनाए, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड issued tricolor flag
जो अब फ्रांस के लोगों का झंडा लेके निकल पड़ते थे ट्राई कलर फ्लैग, जिसमें कौन कौन से कलर थे, दैट इज वाइट, रेड और ब्लू। ऐसा सुनते नेशनल असेंबली डिमांडेड दैट किंग शुड रूल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होनी चाहिए। हम जो नियम बना रहे तुम ही राजा रहोगे लेकिन इस पर राज्य करोगे। तो it has demanded for constitutional monarchy, जिसको कि नमन क्या कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र। कॉन्स्टिट्यूशन तो समझते हो ना, संविधान, तो संविधान पे जो राजतंत्र चले। और एब्सोल्यूट मोनार्की किसे कहते हो, क्या निरंकुश राजतंत्र, जिस पर किसी का शासन ना, उसे क्या कहते हो, एब्सोल्यूट मोनार्की। और नेशनल असेंबली ने क्या बोला था, बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहां से यहां तक का जितना भी शासन काल था, ये कब का था, ये एब्सोल्यूट मोनार्की का था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। एब्सोल्यूट मोनार्की थी और नेशनल असेंबली ने ये काम किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके लिए नेशनल असेंबली ने कहा कि गवर्नमेंट शुड हैव 3 बॉडीज। उसकी 3 बॉडीज कौन कौन सी होनी चाहिए, उसने कहा लेजिस्लेचर होगा, जुडिशरी भी होगी। जुडिशरी उन्हीं 50,000 लोगों के द्वारा चुनी जाएगी जिनको कि वहां के 4 लाख एक्टिव सिटीजन चुनेंगे। वही 50,000 लोग जुडिशरी भी चुनेंगे, वही 50,000 लोग, दैट इज 731 मेंबर्स थे, उनको चुनेंगे। विथ 731 मेंबर नेशनल असेंबली, वो जो कानून बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो चेंज करेंगे, राजा को उसे मानना पड़ेगा। और राजा क्या होगा, राजा एग्जीक्यूटिव होगा। सो दे डिमांडेड 3 डिफरेंट पिलर्स ऑफ ये जो भी है गवर्नमेंट। दे डिमांडेड फॉर 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो अभी डेमोक्रेसी कहने से अभी हम बच रहे हैं, क्योंकि इतना जल्दी राजतंत्र ही होना चाहिए, क्योंकि राजा को सीधे तुम कह दो नहीं लोगों का शासन है तो अपमान हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही बोलो कि गवर्नमेंट के थ्रू है, फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पर कौन कौन आएगा बताइए, जॉन लॉक आएंगे, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, है ना। वहाँ पर क्या है कि दीज आर द डिफरेंट फिलोसफर हुए, फ्रेंच फिलोसफर्स। उन्होंने बताया कि अब राजा के शासन की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों को इक्वल अधिकार होने चाहिए। बहुत पढ़े लिखे लोग थे। तो 3 इसमें फेमस लोग कौन कौन से थे, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और क्या तीसरे कौन से थे, रूसो। ठीक है, तो दे हैव इंसिस्टेड दैट द पीपल शुड हैव मोर पावर। द सिटीजन, द पीपल ऑफ ए कंट्री आर सिटीजन, वो उस देश के नागरिक हैं, नगर के नागरिक हैं, तो उनको सिटीजन की संज्ञा थी। और ये भी कहा कि नाउ टेरिटरी शुड बी रिप्लेस्ड बाय नेशन। टेरिटरी और नेशन में चंद्रशेखर डिफरेंस क्या है। पहले टेरिटरी का सिद्धांत चलता था, जिसने जितना जीत लिया वो उसकी टेरिटरी है। और जो तुम्हारे में अर्न्स्ट रेनन, पेज नंबर 3 जो है, उसमें अर्न्स्ट रेनन की नेशन की अवधारणा क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। अर्न्स्ट रेनन ने यहाँ पर लिखा है ना, एक पेज पर इसमें ये चीज़ सेकेंड पेज पर लिख दिया। अर्न्स्ट रेनन ने क्या लिखा बताओ, कि इसमें प्लेबिसाइट होता है। प्लेबिसाइट का क्या मतलब है बताओ, प्लेबिसाइट का क्या मतलब है। तो अर्न्स्ट रेनन ने क्या बताया कि राष्ट्र की अवधारणा है कि वो किसी के 1 इंच जमीन नहीं लेता है। इट हैज वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। जैसे तुम अपनी माँ के 1 हाथ काटना नहीं चाहते तो कहते हैं 2 हाथ दे देंगे तुम्हारी माँ को, ये वाला दे तो दे दोगे। उसको एलिगरी के रूप में प्रस्तुत किया गया कि राष्ट्र हमारी माँ है, राष्ट्र में आत्मा बसती है। वी respect our territory or boundaries. We will not give any inch of land of us and we are also not interested to take any inch of land. समझ आया। एलिगरी का मतलब है उसको एक पर्सोनिफाई कर दिया पर्सन के रूप में। कहीं उसको फ्रांस में उसको किसके रूप में प्रस्तुत किया गया, मैरी एनी के रूप में। वहीं जर्मनी में उसको किसके रूप में किया गया, जर्मेनिया के रूप में। वहीं भारत में किसके रूप में किया गया, भारत माता के रूप में।
तो उसको किसी न किसी रूप में वैयक्तिकृत कर दिया गया, पर्सोनिफाइड, पर्सन के रूप में बता दिया कि वो तुम्हारी बुक में लिखा, देखो जर्मेनिया रो रही है एक ऐसे जमीन पे पड़ी है। जब जर्मनी की हालत खराब हुई, 5-6 पेज आगे चलो, वहाँ जर्मेनिया को रोते हुए दिखा दिया। तो एक पर्सन ऐसे नहीं दिखाया जाता है भारत माता उदास है जब कुछ ऐसा हो रहा होता है। एक और 2 पेज चलो, पता चलेगा कि जर्मेनिया जमीन पे पड़ी, दिखाई पड़ा किसी ने? पर आगे चलते जाओ, एक फोटो है बना है ठीक है, हाँ ये लो, इसमें देखो है, बुक है ना सबके पास 24 पेज। तो ये पर्सोनिफिकेशन ही तो है। तो अर्नस्ट रेनन ने भी क्या दिखाया बताइए, कि नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। और वो तुमने नहीं बताया प्लेबिसाइड का क्या मतलब है। प्लेबिसाइड का मतलब है कि ऑल द डिसीजंस ऑफ ए नेशन विल बी टेकन बाय आस्किंग द पीपल। मतलब प्लेबिसाइड का मतलब जैसे रेफरेंडम समझते हो, लोग कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में रेफरेंडम करा दो, कौन पाकिस्तान के साथ जाना चाहेगा, कौन हिंदू, इसको कहते हैं रेफरेंडम। उसी को पहले प्लेबिसाइड कहा जाता है। प्लेबिसाइड का मतलब है कि ऑल डिसीजंस शुड बी टेकन बाय दैट इज आस्किंग पीपल। प्लेबिसाइड का क्या मतलब है, लोगों से पूछ के निर्णय लिए जाएंगे नेशन के, राजा नहीं लेगा। कौन लेगा बताइए, इट इज ए काइंड ऑफ रेफरेंडम। तो अर्नस्ट रेनन ने जब यहाँ तक की अवधारणा दे दी, तो क्या वो कहाँ के थे बताइए अर्नस्ट रेनन, क्या वो भी फ्रांस के थे? जरा देखो तो, 3 फिलोसफर तो पहले पढ़े थे, और इसके बाद कौन आ गया? अर्नस्ट रेनन। कहाँ के हैं बताइए? फ्रांस के ही हैं। सो देयर वर, ठीक है, देयर वर फ्रेंच फिलोसफर, फ्रेंच फिलोसफर विच जो रिप्रेजेंट करें, दर्शन शास्त्री कहते हैं, न्यू व्यू ऑफ लाइफ, जीवन क्या है, इसे क्यों जीना चाहिए, इट इज, उनको फिलोसफर कहते हैं। जो जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचे, जो साइंस के आगे का सोच ले, जिसका जवाब साइंस के पास नहीं, उसको क्या कहते हैं? फिलोसफर। तो फ्रेंच फिलोसफर कौन कौन से हुए? अर्नस्ट रेनन, जॉन लॉक, ठीक है, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, ये सब। तो इन लोगों ने क्या किया? LOC के ही है, जॉन लॉक ना। इन्होंने क्या बताया बताइए? दे रिप्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, सब में इक्वलिटी होना चाहिए। उन्होंने 3rd स्टेट की अवधारणा को सिरे से नकार दिया। दे रिप्रेजेंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, टेरिटरी की अवधारणा को खत्म कर दिया। और अर्नस्ट रेनन ने कौन सी बुक लिखी है जरा देखो तो, ये एक MCQ भी बनता है। अर्नस्ट रेनन की बुक का नाम बता दो, है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेसी। है कुछ लिखा है? इसमें लिखा है कि the literature was subsequently published as a famous essay entitled ऐसे ही लिखा है बस, जो लिटरेचर बात में से नाम नहीं दिया ना कोई, ठीक है। मैं दूसरी What is nation? व्हाट इज नेशन, हाँ तो ये लिख लो। तो वो बाद में व्हाट इज नेशन, व्हाट इज द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये तो पिछले 9th में तुमने पढ़ा ही था, ऐसे कुछ बुक्स लिखी गई कि नहीं? चलो अब देखिए, तो अब नेशनल असेंबली ने ये बात कही, नेशनल असेंबली ने ये बात कही, तो अमन अगली घटना कौन सी हुई? ठीक है, अंशुप्रिया आप बताओ अगली इसके बाद क्या इवेंट हुई है? नेशनल असेंबली ने कहा भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाओ, हमने कानून बना लिए, तुम फॉलो करो। कल हमने एक चार्ट दिखाया था कि नहीं, 50,000 इलेक्टर्स हैं, वही जुडिशरी को चुनेंगे, वही क्या करेंगे, नेशनल असेंबली को चुनेंगे, राजा उनकी बात मानेगा। यही तो बात हुई थी कि नहीं? अगली घटना क्या हुई अंशुप्रिया? हाँ बोली दिव्या। ये ठीक है, उससे पहले कुछ हुआ था? ये ज्यादा अच्छा है। इन्होंने बताया ड्यू टू सबसिस्टेंस क्राइसिस,
ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस की वजह से वुमेन लूटेड द ब्रेड्स, ब्रेड लूट ली गई थी कि नहीं, और उसके बाद लोगों में ये र्यूमर फैल गई कि राजा अब उनको गोली लेके मारने आ रहा है अपनी सेना के साथ, तभी तो बास्तील पे हमला हुआ होगा। ऐसे कोई कैसे कर देगा, बैठे बैठे तो नहीं कर देगा ना। तो लोगों ने अपनी रक्षा के लिए बास्तील पे हमला किया कि कुछ हथियार हमारे पास भी आए। ओके, तो ड्यू टू सबसिस्टेंस क्राइसिस जो वुमेन लूटेड ब्रेड शॉप, सामान तो था ही नहीं खाने को, तुम 4.5 घंटे कहीं लाइन लगाओ, पैसे भी हैं, तुम्हें ब्रेड ना मिले तो क्या करोगे, बच्चों के लिए नहीं ले जाओगे, क्या लूट लोगे? हाँ बोलो, बताइए त्रिशु। नाउ ब्रेड शॉप पर लूट लिया, देयर द र्यूमर स्प्रेड। अब इसके बाद र्यूमर क्या स्प्रेड हुई कि दैट आर्मी is coming to shoot them. तो for self protection common people ने क्या किया, कॉमन पीपल ने अटैक कर दिया। एक वहां जेल थी, राजा की जेल, बास्तील जेल, उस पर अटैक कर दिया, कुछ तो बचे। अटैक्ड ऑन बास्तील जेल, फिर वहां पर उसके जेलर को मार डाला। ऑन कितने लोगों ने अटैक किया, अटैक ऑन बास्तील जेल, 7,000 लोग थे। सर 7,000 तो इकट्ठा हुए थे, 100 के करीब। हाँ? 100 के करीब। 100 के करीब। अच्छा, इसको देख लेते हैं फिर, कहीं बुक में लिखा होगा क्या? 90 में पहले पेज पे लिखा। ठीक है, चलो। Gathered in front of town hall, broke in number of buildings, ये चीज है। और 7 को उसमें से क्या कर दिया, फिल कर दिया। अच्छा, 100 के करीब थे, several hundred people ना, यही कहना चाहिए ना, वो several hundred है, कुछ 100 लोग। तो चलो कोई बात नहीं, 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए थे और कुछ 100 लोग बास्तील जेल पर उन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, तो सेवरल पीपल लिख लीजिए, अटैक ऑन बास्तील जेल विद, उन्होंने किसके साथ, दैट इज विद पोल्स एंड एक्स, जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, उनके पास कोई हथियार तो नहीं थे, एंड लूटेड आर्म्स, लूटेड आर्म्स, किल्ड जेलर एंड फ्रीड 7 प्रिजनर्स। ये बहुत बड़ी घटना है, किल्ड जेलर एंड लूटेड, सरकारी हथियार लूट लिए गए जनता ने। अमन, इसके बाद क्या हुआ होगा, बोलो। तो राजस्व लुईस 16 में उसमें नेशनल असेंबली। सही कह रहे हो। तो इसके बाद 20 जून के बाद की घटना देखिए, नाउ 20 अगस्त, अब इसके बाद 14 अगस्त आ गया। सर फिर पब्लिक ने राजा के ऊपर हमला नहीं किया, हथियार लूट लिए, अपनी रक्षा के लिए लूटे, तो उन्हें हमला, अभी वो हमला भी होगा। अभी ये जब तुम आगे चलोगे तो पता चलेगा कि रॉबेस्पियर, हाँ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ऐसा कर रहा है, धीरे धीरे हिम्मत बढ़ेगी ना। अभी तो वो अपनी रक्षा के लिए हथियार लूट रहे हैं, उनके मन में कल्पना भी आएगी कि राजा को मार दें, सोचे कहीं जाओ, वो भी कंट्री साइड की जेल थी, मुख्य जेल पे वो गांव में एक जेल थी, बोले वहां जाके लूट लो, बच जाएंगे। अभी इतनी हिम्मत थोड़ी आएगी। पहले के लोगों ने तो राजा मरवा देता था तो कुछ नहीं करते थे, जनता तो कुछ भी नहीं होती थी, नहीं। यही बहुत बड़ी बात थी कि जनता अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार लूट ली राजा का, नहीं तो ये भी न करती। अभी वो धीरे धीरे आ रहा है। तो वो आप जो बात कह रहे हैं कि राजा को मरवा दे, राजा को कैद कर ले, वो किसने किया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे हमला किया, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक बात हो गई। तो अब क्या हुआ, नाउ किंग वाज फियर्ड, इस इतने से ही वो फियर हो गया,
एंड द लुई 16 एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो किंग गॉट फियर्ड एंड एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब राजा को, इससे क्या हुआ, द किंग हैज टू obey the rules made by constitution, however the king has a veto power। लेकिन किंग के पास ये एक वीटो पावर थी कि वो जब चाहे वो उसे क्या कर सकता था, डिसॉल्व कर सकता था, डिसमिस कर सकता था कि जाओ नहीं मानते फिर से चुन के आओ, अगली बारी का मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे। तो हमने बता दिया था कि किंग उस समय एग्जीक्यूटिव था और लेजिस्लेटिव कौन था? लेजिस्लेटिव का मतलब है विधायिका, जो नियम बनाए, विधायिका। और ये कार्यपालिका होती है, सिर्फ इसे कार्य करने के लिए रखा गया था। और एक जुडिशरी थी, वो क्या था? न्यायपालिका, दैट इज जुडिशरी को भी 50,000 इलेक्टर से चुनते थे। वो क्या करते थे 50,000 इलेक्टर्स? क्या वो जुडिशरी को चुनते थे? और वही किंग को चुनते थे? 731 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। यही नेशनल असेंबली कही जाती है। समझ आ गई बात? किंग और मिनिस्टर्स, इन सबको किसे माना? मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स भी किंग के अंडर में थे। तो These were, राजा चाहे अपने दरबारियों को, अपने भाई भतीजों को मिनिस्टर बना दे, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन वो मिनिस्टर भी किस रूल पे चलेंगे? They will obey the legislature, whatever is the constitution, उसी को ओबे करेंगे। तो ये क्या करेगा बताओ? इसको ओबे करेगा। It is legislator, इस पे कैसे पावर रखेगा? By constitution। वो कहेगा राजा के खर्चे कम कर देगा। ये इसके ऊपर कैसे पावर रखेगा? वीटो। वीटो का क्या मतलब है? किंग हैज ए स्पेशल पावर। ये इस पे कैसे पावर कर रख रहा है? जब वो चाहे उसको डिसमिस कर दे। ये इस पे कैसे पावर रख रही है? कानून बना के कि नहीं तुम्हारे खर्चे ज्यादा, ये मुकुट मत पहनो, ऐसे करो, ये नियम मानो, ये मनवाओ। समझ आया? कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो पर जो नहीं पढ़े लिखे मिनिस्टर्स हैं वो नियम बनाते हैं, लॉज। और देखो आईएएस उनके पीछे घूमते हैं, वही आईएएस को नियम फॉलो कराने होते हैं। जो वहाँ पर संसद होता है ना, पार्लियामेंट, वहाँ पर बोला जाता है, तो वही चीज़ किसको माननी पड़ती है? सब आईएएस आईपीएस वही तो मानते हैं। तो यहाँ पर भारत में एग्जीक्यूटिव कौन है बताओ? आईएएस आईपीएस। वो किस लिए हैं? जो नियम बनाया जाए उसका पालना करवाने के लिए। ओके, तो अब इसलिए इसने क्या किया? इसको जब वीटो पावर मिल गई, तो वीटो पावर मिलने के बाद इसने जो नेशनल असेंबली 2 साल चली, उसको इसने 18 बार डिसॉल्व किया। बार बार चुन के आती थी। 2 साल में महीने कितने होते हैं? 24। और जरा सोचो अगर इतनी बार कोई नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी होगी क्या? तो इसकी वजह से नेशनल असेंबली अनस्टेबल होगी, क्योंकि वो बार बार किसी चीज़ को क्या करता था? डिसॉल्व कर देता था। ओके ना, अब जरा देखें सो ये 4 मिलियन, इसके नीचे कौन थे? एक्टिव सिटीजन। और 3 मिलियन कौन से थे? पैसिव सिटीजन्स में चिल्ड्रन एंड फीमेल थी। और जबकि एक्टिव सिटीजन में कौन थे? जो मेल अबव 21 years, पेइंग टैक्स इक्वल टू 3 days wages पर ईयर, यही देते थे। ये सारी चीज होती थी। तो यहाँ पर ये ब्रांचेस थी। अब अगली घटना क्या होगी? मान लीजिए इसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्वीकार कर लिया। अरविंद तुम बताओ, क्योंकि तुम ही बता सकते हो। ये ज्यादा अच्छा है, बहुत बड़ी बात करी।
इन्होंने कहा कि बिल्कुल इमीडिएट इन्होंने घटना बता दी कि नाउ द किंग वाज डिसकंटेंटेड, वो मन ही मन उसने स्वीकार तो कर लिया था, ऊपर से तो स्वीकार कर लिया था लेकिन मन ही मन उसमें असंतोष था। तो अब इन्होंने बताया कि जो कि लुई 16 था उसने क्या किया होगा। वो अपने ससुराल वालों से नो, इन्होंने बता दी वही चीज इन्होंने बता दी कि नाउ उसने सीक्रेट मीटिंग रखी विद ऑस्ट्रिया, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनिटी वो कहाँ की थी, उसके बगल में एक ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग एम्पायर था ना कि, तो हैब्सबर्ग एम्पायर में दैट इज हंगरी और ऑस्ट्रिया, दो राज्य आते थे, ठीक है। तो वहाँ से उसने मदद मांगी कि हमें ये हटाना है, ये लोग बार बार गड़बड़ कर रहे हैं। और किंग हैज वीटो पावर, स्पेशल वीटो पावर टू डिसॉल्व लेजिस्लेशन। इतना समझ आया। नाउ लुई 16 had सीक्रेट मीटिंग। क्या मैं आपको ये बात मालूम है कि वो सब पूरे इंपीरियल थे, एक दूसरे परिवार में भाई भतीजा ही चलते थे, सब राज परिवार एक ही थे, जैसे विक्टोरिया का दिखा दिया था तुमको। तो इसलिए सीक्रेट मीटिंग विद द नेबरहुड डायनेस्टीज, वास्तव में जब मैं नेबरहुड कह रहा हूं तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया पे हुआ, ऑस्ट्रिया डायनेस्टी, हैब्सबर्ग एम्पायर, वो खुद बोर्बो का था, बोर्बो डायनेस्टी थी कि नहीं, और वहां की कौन सी थी, हैब्सबर्ग। टू अपरूट, किसके लिए, अपरूट नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को उखाड़ फेंकने के लिए। रिया अगली घटना क्या होगी, बोलो अभिषेक। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में वॉर, नेशनल असेंबली अनाउंस्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, फ्रांस भी था, तो ऑस्ट्रियन डायनेस्टी, दैट इज फ्रैंको। फ्रांस को क्या कहते हैं बताइए, फ्रैंको, ऑस्ट्रिया एंड फ्रैंको, फ्रांस भी लिख सकते हैं, फ्रैंको लिखो ऐसे। चलो समझ में आ गई बात कि नहीं। अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने अनाउंस कर दिया हुआ, तो फिर क्या होगा बोलो, अगली बात क्या होगी दिव्या, announced war against Austria and France, बोलो दिव्या। सर, अब लड़ाई होगी और पहले से ही सब्सिडेंस कैसे इस्तेमाल सही। करते हैं। एक चीज और जोड़ देना कि वहाँ के लोग मर्सिलिया का सॉन्ग, मर्सिलिया एक जगह थी, तो जो मर्सिलिया के लोग गाते थे वही गाना गाते हुए सब लोग वहाँ पर निकल पड़े और आर्मी लार्ज नंबर में ज्वाइन कर दी लोगों ने। सो इन लार्ज नंबर पीपल हैव ज्वाइंड आर्मी, लेकिन वो खर्च फ्रांस उठा सकता था क्या, नहीं। सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल ज्वाइंड आर्मी बाय सिंगिंग सॉन्ग ऑफ मर्सिलिया, मर्सिलिया जगह का नाम था। तो मर्सिलिया का सॉन्ग वो लोग गाते रहे, और दिस इज नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। कितनी बात हो गई, अगली बात क्वेश्चन बनेगा वाई नेशनल असेंबली फेल्ड।
So, National Assembly work from 1989 to ये 1789 to 1792 3 साल चली, ठीक है। सो नेशनल असेंबली ran from 1789 to 1792. In 1791, भाई ये हमने ईयर बताया कि ये कब से कब तक चली, 1789 से कब तक चली, 1792। और उसने यहाँ पर फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है 1791 में उसने वहां का संविधान भी बना, 3 साल तो चली। सो इट हैज फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली वाज वेरी अनस्टेबल। दिखने में 3 साल चल रहा है, लेकिन आप देखोगे तो मिड 1789 से मिड 1792 तक चलेगी। और फिर इसके बाद आप देखेंगे तो वहाँ एक कन्वेंशन आ जाएगा, नेशनल कन्वेंशन, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का था, वो 93 से 94 चलेगा। इसके बाद कौन आने वाला है, जैकोबिन क्लब। कौन आएगा, जैकोबिन क्लब। तो पहले यहाँ देखो ये क्यों वीक हुई। दिखने में 3 साल है ना, लेकिन 3 साल मत समझो, 1790 इसके मिड से चले तो आधा साल 80 यहाँ से चले, ये भी तो 89 ही चल रहा है, आधा साल यहाँ का आधा साल तो चली तो 2 ही साल, और 2 साल में 18 बार डिजॉल्व हो गई। 24 महीने में 18 बार, कोई बात है। एक महीने में तुम किसी को भेजो, फिर से वो आ जाए, फिर से वोट दे दो, तो कोई मतलब है। तुम जिसको यहाँ से भेज रहे हो, ये लोग 4 मिलियन इसको चुन रहे हैं और ये उनको चुन रहा है, फिर 1 महीने बाद फिर आ जाए, कहते हैं फिर से वोट दे दो, राजा ने हमें भगा दिया है, फिर से दे दो। तो तुम्हारा भरोसा रहेगा कि उठ जाएगा, उठ ही जाएगा। तो इसलिए ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ 2 years ऑफ टेन्योर, ड्यूरिंग इट्स 2 years ऑफ टेन्योर, तो इसके टेन्योर में क्या क्या हुआ बताइए ना। इसके टेन्योर में किंग यूज्ड, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स वीटो पावर यूज किया। ओके, अब देखिए टाइम्स वीटो पावर टू डिसॉल्व। डिसॉल्व का क्या मतलब होता है, भंग करना। टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। और दूसरी बात क्या हुई, नेशनल असेंबली अनाउंस्ड वार अगेंस्ट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। फ्रांस को प्रूशिया कहा जाता था उस समय, हमने बताया ना, प्रूशिया ही तो बाद में फ्रांस बना, तो उस समय प्रूशिया था, ठीक है। हाँ सॉरी, तो जर्मनी को प्रूशिया कहा जा सकता था। तो नेशनल असेंबली अनाउंस्ड वार अगेंस्ट फ्रांस एंड अगेंस्ट दैट इज जर्मनी। हमने यहाँ पर भी फ्रांस ही लिख दिया ना, उसे प्रूशिया लिखा, फ्रांस तो खुद ही था, दैट इज जर्मनी। जर्मनी का ओल्ड नाम क्या है, बुक में लिखा रहेगा प्रूशिया, तो प्रूशिया ही समझना, सही है। तो ऑस्ट्रिया जर्मनी के खिलाफ उसने युद्ध छेड़ दिया, तो अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। सो द सबसिस्टेंस क्राइसिस डीपन, और गहरा गई, पहले से ही जो खाद्य वस्तुओं का अभाव था वो गहरा नहीं जाएगी। सो द सबसिस्टेंस क्राइसिस डीपन और गहरा। तीसरी चीज क्या हो सकती है दिव्या,
कोई चीज हो सकती क्या? ठीक है, इधर का तो हो गया ना। नेशनल असेंबली जो बनी हुई थी, क्या आपको मालूम है वो थर्ड स्टेट की थी कि या और कुछ था? यस, जैसा कि आपने बताया कि नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट थी उसमें भी 3 अलग अलग क्लास थी, वो उसकी अपर क्लास की बनी हुई, और एक है मीडियम क्लास, और तीसरी कौन सी थी? लोअर क्लास। थर्ड स्टेट में 3 क्लास थी, आपको मालूम है ना, जैसे कोर्टियर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, मनी लेंडर्स, ये बीच बीच में आर्टिजन्स आते थे, बिग पीजेंट्स आते थे, और इसमें जो लोअर पीजेंट लैंडलेस फार्मर्स आते थे, तो इनकी बनी थी नेशनल असेंबली, क्योंकि ये लोग टैक्स पे करते थे, और जो टैक्स पेयर्स है वो टैक्स पेयर्स को ही चुनेंगे, वो गरीब को क्यों चुनेंगे? वास्तव में तो सिटीजन भी नहीं है, तो ये किसके बारे में सोचेंगे? सो दे वर, नेशनल असेंबली इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अपर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट। तो ये दोनों जो क्लास थे, इसी क्लास के लोग थे, रूसो, जॉन लॉक, ये लोग इसके थे। जो लिखने वाले थे मनी लेंडर्स के थोड़ी बच्चे थे, वो किसके थे बताओ? मीडियन। और ये वाले थे जिनके पास खाने पीने को नहीं थे, इन्होंने जैकोबिन क्लब बना लिया। बोली कैसी नेशनल असेंबली है, हम ही ने मिलकर भेजा, लेकिन अपर क्लास वाला इनके बारे में सोचेगा क्या? कुछ नहीं सोचेगा। तो इसलिए जो 20, ये कह सकते हैं कि 2.8 मिलियन लोग थे, ये थे कि नहीं? बिलियन, कितने थे? 2.8 बिलियन थे। तो आप ये समझिए, ये 4 बिलियन और प्लस 3 बिलियन, ये सारे लोग तो इतने हो गए, 4 मिलियन हो गए। कितने थे? इसकी काउंटिंग देखने से पता चलेगा। तो ये तो $28 million entitled to about 4 million or 28 million. 4 मिलियन लोग इसके थे, तो 4 मिलियन का क्या मतलब हुआ? तो 4 मिलियन और ये 3 मिलियन थे। और फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी थी? नाउ द पॉपुलेशन वो थी 28 मिलियन। कितनी थी? 28 मिलियन। ये फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो 28 मिलियन में 4 मिलियन यानी 4 × 10⁶, 40 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो सिर्फ 7 लाख लोग ही तो अपर क्लास के थे। अब बाकी और हटा दो तो कितने बचे? दैट इज 21। तो 21 मिलियन ये लोग थे। तो बोलो इनकी मांग सुनी जाएगी? तो तीसरा रीजन क्या है कि क्यों नेशनल असेंबली फेल होगी? 4 नंबर का क्वेश्चन आपके में आता है। तो तीसरी चीज है नेशनल असेंबली वाज फेल बिकॉज नेशनल असेंबली कंपोज्ड ऑफ द अपर क्लास पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। दे वर फ्रेमिंग रूल्स और वेलफेयर स्कीम्स फॉर अपर क्लास पीपल। वो कभी नहीं सोचेंगे, इनके बारे में सोचेंगे क्या? क्योंकि इलेक्टर्स और वो सब तो इन्हीं से चुने गए ना। सो नेशनल असेंबली कंपोज्ड ऑफ upper class people of third state. They never thought of welfare of जो मिडिल क्लास है। मीडियम वाली क्या? मिडिल लिखी, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास
एंड लोअर क्लास ऑफ थर्ड स्टेट, उनके बारे में वो सोचते ही नहीं थे। इसकी वजह से क्या हुआ ना, सो दीज क्लासेस वर डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड का क्या मतलब है? असंतुष्ट ना। सो दीज क्लासेस वर डिसकंटेंटेड। जबकि ये जब गए थे शुरू में मीरा व्यू और अबे सही, तो इन लोगों के लिखे हुए 40,000 लेटर लेके गए थे, और लुई ने तो उन 40,000 लेटर को सिंपली डस्टबिन में डाल दिया, बोला मैं कुछ नहीं सुनना, टैक्स तो बढ़ाना। तो इन्हीं के लेटर्स थे, लेकिन इनके लिए उसने क्या किया? कुछ किया? नोबेल फैमिली सही थे। अब वो उनको लीड कर रहे थे कि भाई आप इनको कुछ मिल जाए, कुछ ऐसे होते हैं ना राजा परिवार के अच्छे, तो लेकिन लुई 16 ने नहीं सुनी। ठीक है, आगे क्या होने वाला बताइए। नाउ इन कॉफी क्लब एंड टी क्लब क्या हुआ? ये जो मेंबर्स थे लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास ने किताबें लिखी, इसी में जॉन लॉक है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है और अर्नस्ट रेनर ने कहा और आ गया जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन लिखा है, नहीं? तो ये सब इन्हीं में थे। तो ये लोग चर्चा करने लगे, और इन्होंने किताब क्यों लिखी? क्योंकि इनके बारे में भी कोई नहीं सुन रहा था, वरना किताब लिखने की क्या जरूरत है? ये पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके बारे में क्या नेशनल असेंबली सुन रही है? तभी तो किताब लिखी जाती, जरूरत के हिसाब से लिखी जाती है। सो द मिडिल क्लास पीपल एट दैट टाइम जनरेटेड मैचलेस फिलोसफर्स एंड दोज बुक्स वर डिस्कस्ड बाय लोअर क्लास पीपल। समझ आई? इन टी क्लब्स एंड कॉफी क्लब्स। ओके, नाउ डिसकंटेंटेड का मतलब क्या लिख लोगे? बोलो, असंतुष्ट। मैनी फिलोसफर्स of middle class wrote books, जैसे द ट्रीटी बिटवीन नेशंस, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। इसी तरीके से द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये लिखी गई। तो रोड बुक्स, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई? तो इसमें आप लिख लें कि जीन जॉक रूसो ने कौन सी लिखी? जीन जैक्वेस रूसो। ये सारी बुक एक एक एमसीक्यू हैं। सो ही हैज रिटन 2 treaties ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये बताई गई है कि गवर्नमेंट उसके पब्लिक के लिए जवाबदार है। गवर्नमेंट की लोगों के साथ संधियां, वैसे होती नहीं है संधियां, लोगों से कौन करेगा, लेकिन उन्होंने बोला जो गवर्नमेंट है वो उसकी लोगों के साथ 2 ट्रीटीज हैं, संधियां, ऐसा करते हुए। ना इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा? मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि, ये स्पेलिंग देख लेना, द स्पिरिट ऑफ लॉ। उन्होंने कहा लॉ वो नहीं है जो किंग बनाता है, लॉ है कि ये धरती सबकी माँ है एंड ऑल द रिसोर्सेस बिलोंग्स टू एवरीबडी। सो लॉ शुड बी मेड इन सच ए वे दैट देयर इज इक्वलिटी अमंग ऑल। स्टेट वाइज नहीं होना चाहिए। ही कंडेम्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, जो कि पूरे यूरोप में चल रहा था। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा लॉ है जो इनइक्वलिटी दिखाए? क्या चीज़ों पर, रिसोर्सेस पे, प्राकृतिक संपदा पे अलग अलग अधिकार है? धरती सबकी माँ है, तो माँ तो सबको बराबर बांटती है। तो इन्होंने भी एलिगरी के रूप में दिखाया नेशन को, और जो रिसोर्सेज हैं इट शुड बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस चीज़ को इन्होंने इसमें डाला, द स्पिरिट ऑफ लॉ। लॉ ऐसा हो जो सबको बराबर रखे। तुम अभी भी तो कहती हो कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, क्यों कहती हो? इसीलिए क्योंकि रिसोर्सेज एंड जस्टिस इज इक्वल फॉर ऑल, होना चाहिए कि नहीं? तो इन्होंने कौन सा लिखा बताइए? द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्योंकि ये भी सब डिसकंटेंटेड थे, इनके बारे में तो कोई समझ नहीं रहा था ना।
और तीसरी अभी तुमने अर्न्स्ट रेनन, ये सब एक जगह लिख लो। अर्न्स्ट रेनन ने कौन सी दिव्या लिखी थी बताओ? द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज नेशन, व्हाट इज नेशन। और एक जॉन लॉक है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी? कौन सी? डिवीजन ऑफ पावर ना। इसमें लिखी नहीं है, वहाँ आपकी बुक लिखी है, अभी देख के बताइए। चलो वैसे आप ठीक बताना है, डिवीजन ऑफ पावर। तो ये बुक्स लिखी गई। दीज बुक्स have revolutionary ideas and were discussed by lower class people। और उन्होंने उस समय सेंट जैकोबिन थे, एक संत जैकोबिन थे वहाँ तो उस समय ईसाई धर्म है, वहाँ पर क्या क्रिश्चियनिटी तो है, तो सेंट करके बुलाया जाता है। तो सेंट जैकोबिन ने क्लब बना दिया और उस क्लब में लोग ज्वाइन करने लगे, और उसी में एक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी था, उसने भी ज्वाइन कर लिया। तो इसके मेंबर्स क्या कहलाते थे? जैकोबिन्स कहलाते थे, या उनको नी ब्रीचर्स कहते थे। नी ब्रीचर्स का क्या मतलब है? नी है यहाँ तक है, उसको जो ब्रीच कर जाए। पहले जो ये सब लोग दास माने जाते थे, स्लेव, तो इसे बोला जाता था घुटने के नीचे तुम नहीं पहनोगे। जो एलाइट पीपल है, बहुत संभ्रांत परिवार के, कुलीन परिवार के, वही लोग पूरी ड्रेस पहनेंगे, तुमको घुटने तक का पैजामा पहनना। इन्होंने कहा नहीं, हम इसको ब्रीच कर देंगे। वो पूरे नीचे तक की अब पहनने लगे पैजामा, और उसमें स्ट्रिप्स भी बनी होती थी। समझ में आई बात कि नहीं? और जो मेल होते थे वो अपने सर पर लाल कलर की टोपी लगाते थे, जो कि एक फ्रीडम का वो होता था, हमें आज़ादी मिली। ओके, नाउ at the same time Jacobins club was established by Saint Jacobin in Paris। at same time एक क्लब बनाया गया। कौन सा क्लब? दैट इज जैकोबिन। उन्होंने अपने नाम पे बना लिया। क्लब वाज फाउंडेड, इसकी स्थापना की गई बाय सेंट जैकोबिन इन पेरिस। ठीक है। Most of the lower class people have joined it. Most of lower और ये middle class भी join किए। Lower class and middle class people have joined it। अब क्या हुआ बताइए? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो भी एक लोअर क्लास का था, उसने भी इसको ज्वाइन कर लिया। Also joined it, and within a short period of time, क्या हुआ? Within a short period of time he became, वो eloquent था। eloquent का क्या मतलब होता? गुड ओरेटर, अच्छा वक्ता था। He was a good orator, और साथ में प्रभावशाली, धारा प्रवाह। इलॉक्वेंट का क्या मतलब होता है? धारा प्रवाह बोलता था, तो उसके भाषण धारा प्रवाह होते थे, और साथ में वो कैसा था? ओरेटर, अच्छा वक्ता था। इस वजह से लोग उसे पसंद करने लगे और वो पॉपुलर हो गया। तो he became popular। अब वो जब पॉपुलर हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? By his oratorship, उसने क्या किया होगा दिव्या? कैसे वो अब हम बात कर रहे हैं, ये टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। देखो ये 1774 है, 15 साल बाद क्या हुआ? 1789 में आपने बताया ना 5th में, तो 5th में इसने मीटिंग बुलाई। फिर बोलो 20 जून को क्या हुआ होगा? 20 जून को कुछ हुआ था? बोलो। टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। फिर बास्तील जेल पर कब आक्रमण हुआ? 14 अगस्त को, 14 जुलाई को हुआ।
फिर ये सारा केस हुआ, फिर नेशनल असेंबली को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद हमने देखा कि अब घटना यहाँ तक पहुँच चुकी है, 1791 तक भी पहुँच चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं 1793 सितंबर। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कैसे बन गया बताओ, वहाँ राजा कैसे बन गया या वहाँ का हेड कैसे बन गया? उन लोगों ने पैलेस पे अटैक कर दिया। बहुत अच्छा, तुम्हें तो पूरी बात मालूम है। इन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बहुत ओरेटर था, ही वाज ए गुड ओरेटर। ओरेटर का मतलब अच्छा वक्ता था, ही वाज गुड ओरेटर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, तुमको मालूम है एक पुराना पैलेस था, लुई 14 तक के लोग वहाँ रहते आए थे, वो दिखाया था हमने चित्र में, ट्यूलरीज। और फिर उसके बाद जो अगले थे उन्होंने वर्सलीज बनाया, और लुई 16 ने तो उसको सोने से जड़वा दिया। लुई 15 भी वर्सलीज में रहा है, लेकिन और ज़्यादा अच्छा किसने बना, और हजारों नौकर किसने रख लिए, लुई 16 ने रख लिए होंगे। तो इन्होंने ट्यूलरीज में अटैक कर दिया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अलॉन्ग विद जैकोबिन्स अटैक्ड ऑन ट्यूलरीज एंड किडनैप्ड, रैंसैक्ड लुई 16 एंड एंटोइनिटी, दोनों को कब्जे में कर लिया। इसी के साथ ही न रही राजसत्ता और न रही नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया, उसने कहा चुनाव होंगे और जैकोबिन्स भी वोट डालेंगे। 4 मिलियन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब वोट डालेंगे। जो सब वोट डालेंगे उसमें फीमेल नहीं डाली जाएगी, वोट नहीं डाली जाएगी, ठीक है। ओनली मेल सर्फडम रखा गया। मेल मतलब दैट इज जिसको कहते हैं कि वो रखा गया वोटिंग, ओके। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, नाउ ये बात है 1793 की। देखो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर along with जैकोबिन्स, क्योंकि ये लोग इसलिए भी डिसकंटेंटेड थे कि वार लंबा खिंच रहा है, लोगों को खाने पीने की चीज है नहीं। तो ये लोग नेशनल असेंबली से भी लोग त्रस्त आ चुके थे, और ये लोग तो त्रस्त थे, इनके लिए तो कुछ हो भी नहीं रहा था, नहीं। सो along with जैकोबिन्स attacked on पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। तो ट्यूलरीज कौन सा पैलेस था? सो दैट इज, जहां पर ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, लुई 1 से लुई 14 तक रहते थे, है ना। दैट इज रेजिडेंस ऑफ लुई 1 राजा से फिर उनके बेटे 14 बेटे तक हो गए, 14 डायनेस्टी चलती चली गई। सो दैट इज रेजिडेंस ऑफ लुई 1 टू लुई 14 तक रहते थे वहां, उस पर अटैक कर दिया। लेकिन वो जो राजा था लुई 16 वहीं जाके छिपा बैठा था, उसको वहीं पकड़ लिया एंड किडनैप्ड। किडनैप करना है या उसको क्या करेंगे, अरेस्टेड। जो वर्ड क्या होगा, किडनैप तो चोरी छिपे होता है, तो उसने क्या किया होगा। Now Maximilian Robespierre arrested with me। बुक में कुछ नहीं लिखा। Arrested Louis 16 and his wife। इसके बाद क्या हुआ? Now elections were held। Now elections were held। Elections were held। जब भी इलेक्शंस होते हैं उसको कहते हैं गणतंत्र। इफ इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल देन इट इज नोन एज रिपब्लिक। ये फ्रांस का पहला रिपब्लिक था। 3 रिपब्लिक फ्रांस के बताऊंगा। फर्स्ट रिपब्लिक अभी आने वाला है, फिर 1830 पे आऊंगा तो सेकंड रिपब्लिक बताऊंगा, 1848 पे आऊंगा तो 3 रिपब्लिक का 3 स्टोरी है, तीनों 4 नंबर के समान। अभी पहला बता दिया। पहला कब आया बताओ? 17
93 में पहली बार इलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं होता है कि इलेक्शन हो जाए, अब आ गई रिपब्लिक, क्या पता फिर से कोई राजा आ जाए, फिर कोई नेपोलियन। अभी थोड़ी देर पहले बोल नहीं रहे थे कि सर नेपोलियन आएगा, ये हर 2 सेंटेंस बाद बोलते सर नेपोलियन आ जाएगा। क्यों बोल रहे हैं? इनको डर है कि रिपब्लिक रह नहीं पाएगा ज़्यादा, आ ही जाता है कोई ना कोई नेपोलियन। और ये बार बार कह रहे हैं सर मैं कह रहा था नेपोलियन 2 आएगा, इसके पहले बीच में भी आया था एक नेपोलियन 1, अब नेपोलियन 2 आएगा। और 18 अभी आगे कहानी चल रही है, 1870 में नेपोलियन 3 आया। ये बार बार बोल रहे हैं सर एक और नेपोलियन आएगा, 1804 में आ जाएगा। तो ये एक अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा। ये बार मैं ये कह रहा हूँ रिपब्लिक रुकता क्यों नहीं है, ये चलेगा थोड़े दिन, रुकेगा क्यों नहीं? क्योंकि कोई ना कोई मोनार्क आ जाएगा, कब्जा कर लेगा। जैसे कमजोर पड़ेगा राजतंत्र का, कोई आ जाएगा। क्योंकि लोग तो वही बैठे हैं ना, वो राजा को क्या पता कब सपोर्ट कर रहे, नहीं कर सकते क्या, उनके पास तो पैसा भी है नहीं। तो इसलिए हम 3 बार रिपब्लिक क्यों पढ़ेंगे? ये इट इज नाउ इलेक्शंस वर हेल्ड, ऑल कॉमन पीपल ऑफ ऑल द स्टेट्स अबव 21 ईयर्स एक्सक्लूडिंग फीमेल हैव वोटेड। जब सबने वोट किया, नाउ इट इज द फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक। जब तक ये जान लो, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, 1964 वो पहला साल था, 19 जब वहां फ्रांस में पहली बार औरतों को वोट देने का अधिकार। कितनी लेट, हम आज़ाद भी हो चुके, तब भी औरतों को जब फीमेल फ्रेंचाइजी नहीं मिली थी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होती ना वोटिंग की, उनको नहीं मिली थी। तो तब नहीं था। 3 रिपब्लिक भी आ गए, तब तक भी वोटिंग नहीं थी। समझ आई बात कि नहीं? तो नाउ इलेक्शंस वर हेल्ड, ऑल पीपल of all states, ठीक है, except female, all men above 21 years have voted। तो जो नेशनल असेंबली थी, अभी भी वो नेशनल असेंबली है, लेकिन वो किससे भर गई? क्या जैकोबिन से भर गई? जैकोबिन जब चुनेगा तो जैकोबिन को भेज देगा, समझा? उसी को तो भेजेगा। वो क्यों इसको भेजेगा? जब सारे 21 मिलियन है और ये 4 मिलियन है, बोलो वोटिंग होगी तो इनकी बात मानी जाएगी कि इनकी? तो जो 731 मेंबर वहां पहुंचे हैं, वो क्या सब जैकोबिन्स नहीं होंगे? और उसने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने उसको बोला अब ये नेशनल असेंबली नहीं, क्योंकि नाम बदल दिया, बदनाम हो चुकी, तो उसने उसको कन्वेंशन नाम दे दिया। बात समझा गई? सो हैव वोटेड, इट वाज फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब समझो, रिपब्लिक का मतलब है पीपल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट पीपल ऑफ, गवर्नमेंट ऑफ पीपल ना, दैट इज गवर्नमेंट। किसकी गवर्नमेंट? क्या लोगों की सरकार है? देयर वॉज नो किंग एंड वन ऑफ देयर लीडर इज द हेड ऑफ फ्रांस। अब यहाँ किंग है ही नहीं, अब मोनार्की कहाँ रह गई? 1731 में से 731 में से एक मेंबर जो उनका लीडर था, क्या वही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ही था? समझ आ गई बात कि नहीं? तो इट वॉज कॉल्ड, इसे क्या कहा गया बताइए? कन्वेंशन। एंड द लीडर ऑफ कन्वेंशन वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हु बिकेम द हेड ऑफ फ्रांस। सही है? जैसे हमारा नहीं बनता लीडर, सबके प्रधानमंत्री मोदी हो गए, वो प्रधानमंत्री हो जाता है, वही हेड बन जाता है। कोई बाहर से थोड़ी ना आता, मोदी भी बनारस से चुने गए, कोई कहीं से चुना, कोई अलीगढ़ से, उन्हीं में से तो एक बन जाता है। लोग मोदी को ना चुने तो कहो और किसी को चुन लें, वही बन जाएगा प्रधानमंत्री। यही होता है कि नहीं? सो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम head of National Assembly, a leader of majority, या convention में कुछ भी कह सकते हो, became head of France। तो ऐसे में वो अब यहाँ से कन्वेंशन की शुरुआत हो गई। ठीक है, नेशनल असेंबली खत्म हो गई, उसका नाम बदल गया, समझ, चल नेशनल असेंबली रही है। तुम्हारी बुक में नेशनल असेंबली 15 साल तक चलेगी, लेकिन उसी को इसने कन्वेंशन कह दिया। कहने से कुछ थोड़ी ना होता, बॉडी तो वही रही।
फ्रेमिंग वही रही, इलेक्शन का प्रोसेस वही रहा। तो जब तुम्हारी बुक में क्वेश्चन आएगा कि वाई नेशनल असेंबली वाज फेल्ड, तो तुम अरविंद को याद कर लेना, क्योंकि जब इन्होंने 1804 में कहा था नेपोलियन आएगा, तब तक ये नेशनल असेंबली है। और समझ में आएगी नहीं? और जब जब भी फ्रांस में पहला रिपब्लिक जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तब भी नेशनल असेंबली ही रहे, क्योंकि किसी देश की राष्ट्रीय सभा को तो नेशनल असेंबली बोलेंगे कि नहीं? नाम बदलने से क्या होता है? उसने नाम ही तो बदला है, मेंबर तो सब वही है कि नहीं, लेकिन उसने उसे कन्वेंशन कह दिया। उसी समय में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, और उसी समय गुलोटिन का आविष्कार, और गुलोटिन के आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। जो संसार के 1000 फेमस इन्वेंशंस हैं, उनमें गुलोटिन एक प्रमुख है। तो देखो 17 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 18 का ईयर है, तो 17 कितने पे है? 93 है ना। हम 92 पे आ जाए, 1792, तो वहाँ गुलोटिन का आविष्कार हो चुका है। 17 कब है? 91 में। और ये आविष्कार इतना बदनाम हुआ, इसमें 23,000 लोगों को मौत के घाट उतारा है। इसमें ये बहुत बड़ी है, 3 मंजिल की बराबर लकड़ी है, ऊपर से ब्लेड गिरती थी, यहाँ सर रखा जाता था बीच में, और जब ये ब्लेड गिरती थी सर उछल के दूर गिरता था और लोग खुशी मनाते। ये ब्लेड है, ये जब ऊपर से रस्सी छोड़ी जाएगी तो ये यहाँ गिरेगा, और यहाँ इस पे ये आदमी लेटा रहता था, ये देखो आदमी इस पे लेटा है, आदमी को लिटा दो इस पे और सर उसको कदम उधर रखे, जब वो उछल के दूर गिरेगा तो एक बकेट लोग लिए खड़े हुए थे, उसमें उसको ये बस इसको ब्लेड को छोड़ दिया जाता, कोई लीवर है ये छोड़ दिया जाएगा, ब्लेड गिरेगी ऊपर से, और इतने ऊपर से गिरेगी तो क्या हाल होगा? तो इससे कितने लोगों को गुलोटिन किया? एक साल पहले मशीन बनी थी, 23,000 लोगों, छोटी बात है क्या? ठीक है। और ये जो साइंटिस्ट था उसका खुद ही का नाम गुलोटिन, उसने अपने नाम पे इसको क्या किया, ये है गुलोटिन, इस पे लिटा दो किसी को और सर को उधर रख दो, ब्लेड गिरेगा तो क्या होगा? ऐसे होता है, इस पे लिटा दीजिए सर को, क्या जरूरत है? सर इसके अंदर ब्लेड नीचे चलेगा, इतनी बात समझ आ रही? तो आगे की क्या बात हो गई? यहाँ तक बात हो गई कि ये कौन बन गया बताओ? लीडर, हेड ऑफ फ्रांस बन गया कि नहीं? कन्वेंशन। अब आगे की बात देखिए। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हैज, उसने क्या किया? परसिक्यूटेड द क्लर्जी एंड नोबिलिटीज, बहुत सारे लोगों का उसने कोर्ट मार्शल कराया, उनका ट्रायल कराया और उनको सजा दी, और साथ ही साथ मास एग्जीक्यूशन, गले काटने को कहते हैं एग्जीक्यूशन। सो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ये वाज एक्सट्रीमिस्ट, ये बहुत ज्यादा कैसे था? रेडिकल था, जिसकी सोच बहुत अलग होती, अतिवादी, उसे क्या कहते हैं? रेडिकल। वाज रेडिकल, तुम्हें बताया था कि नहीं? जो बहुत एक ही तरफ का सोचे, मॉडरेट और रेडिकल दो चीजें होते हैं, इसकी सोच अतिवादी थी। ही हेटेड क्लर्जी एंड नोबिलिटीज, so he has trialed Louis XVI का पहले उसने ट्रायल कराया, एंड कोर्ट तो वही करेगी जो वो करेगा। कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी कि भाई तुमने बहुत पैसा खर्च किया, तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ, तो क्या हुआ, ऐसे कुछ न कुछ बोल बाल कर उसको क्या किया? फाउंड हिम गिल्टी, एंड ही लेटर ऑन हिज वाइफ वाज गुलोटिन, उसकी वाइफ को 1 साल बाद गुलोटिन कहते हैं। हिज वाइफ
was 20,000, 23,000 people of first and second states were guillotined. 23, ये बहुत बड़ी संख्या है. Thousands of first and second stage persons were guillotined. जॉन पॉल मारत बहुत बड़ा फिलोसफर था उस समय का, तुम्हारी बुक में उसका चित्र भी बना एक अलग से लाइन में. उन्होंने कहा मिस्टर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आप सही नहीं कर रहे हैं. भला ये डेमोक्रेसी है कि तुम जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है तुम उसको गुलोटिन करो, ये डेमोक्रेसी है क्या? तो उसने कहा जॉन पॉल मारत को गुलोटिन कर, उसको भी गुलोटिन कर. जो उसके खिलाफ बोलेगा, कहीं लिखा है जॉन पॉल मारत क्या मिला कि नहीं? ये तो दिखा देंगे. ये गलत कॉलम ही बना हुआ है. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर द्वारा तो इससे क्या पता चला? फिलोसफर ही इवन गुलोटिन मोस्ट ऑफ हिज, जो उसके सपोर्टर्स थे, अब कभी ना कभी उसको मानते थे कि गलत कर, उसको भी गुलोटिन कर, अपने सपोर्टर तक को गुलोटिन कर, अपने अपोनेंट्स तक को गुलोटिन कर. समझ आया कि नहीं? दिस पीरियड इज नोन एज रेन ऑफ टेरर. इसको कहते हैं आतंक का साम्राज्य. इस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? सो ही ultimately क्योंकि कोर्ट तो अलग ही था ना, was trialed, खुद उसकी ट्रायलिंग हुई, trialed by court on 1790. एक साल रहा है, जरा ध्यान दो. ये समझो नवंबर से रहा और सितंबर तक रहा, एक साल भी नहीं रहा, 11 महीने रहा. So on that is, जब तक भी रहा उसको कहेंगे रेन ऑफ टेरर. ठीक है? On 1794 and guillotined. तो ये पीरियड क्या कहा गया? So 1793 to 1794 is called, रेन का मतलब साम्राज्य होता है, रेन ऑफ, इसे आतंक का साम्राज्य कहा गया कि नहीं? अब ऐसी स्थिति में लोगों ने सोचा एक आदमी को पावर देना तो बहुत खतरनाक है, वो सबको मरवा ही डालेगा. तो इसके बाद डायरेक्टरी आई. डायरेक्टरी में दो अलग अलग चुन के आए. एक तरफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, दो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है कि नहीं, अभी भी होता है. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद. ये दोनों क्या होती हैं? हर राज्य में होती है. हर राज्य में एक विधान भवन होता है जिसमें मुख्यमंत्री बैठता है, आधे में एमएलए बैठते हैं और आधे में कौन बैठता है? एमएलसी. तो उस समय एमएलए नहीं होते थे, उस समय क्या होते थे? एमएलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो क्या हुआ बताइए? अब एक नया सिस्टम बना कि पहले बताओ नेशनल असेंबली चुनी जाती थी, तो नेशनल असेंबली की जगह चुनी जाने लगी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. दो काउंसिल चुनी. जरा ध्यान दो आगे का क्या प्रक्रिया हुई. 94 में डायरेक्टरी आने वाली कि 1794 में कितने मेंबर से बताइए? ऑल मेल अबव 21 ईयर्स. ये चुनते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरी एक और लेजिस्लेटिव काउंसिल. इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 मेंबर होते थे और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने होते थे? 2. ये पांचों मेंबर मिलके डायरेक्टरी कहलाते. इसे क्या कहते थे बताइए? यही रूल करती. अब एक मेंबर नहीं रूल करेगा. एक लेजिस्लेटिव काउंसिल से 3 मेंबर और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो कितने मेंबर हो गए? लेकिन अब तुम सोचो 5 मेंबर बैठा दिए जाएं गवर्नमेंट में, तो क्या वे आपस में लड़ेंगे नहीं? सो द
At most of the time, the decisions were delayed, and these 5 members have clashes. इनके बीच में आपस में क्या होते थे? क्लैश होते थे. So they were not agreeing at any point. तो इस वजह से फिर से वहाँ अव्यवस्था ही फैली. Now, after 1794, the rule of directory started. इसके बाद किसका रूल स्टार्ट हो गया? डायरेक्टरी का. किसका स्टार्ट हुआ? So, देखो 1794. Now, it was rule of directory. The 5 members of directory were not agreeing on any point most of the times. Members of directory were not agreeing on any point most of the time. तो ऐसे में क्या होगा? So it was very difficult. Administrative process becomes slow. Became slow. अच्छा, इसके अलावा ये कब की बात है? 94 की बात है. 5 ही साल बाद दिव्या डायरेक्टरी ने भी अनाउंस कर दिया बाहर. और उस समय जो युद्ध हो रहा था उसमें उनका जो लीडर था जनरल, वो नेपोलियन था. बड़ा वीर व्यक्ति. वो जीतता ही जा रहा था. उसने फ्रांस से जर्मनी जीत लिया, ऑस्ट्रिया जीत लिया और नीदरलैंड जीतता ही जा रहा है. लोगों में बड़ा फेमस हो गया एक तरफ. और वो ऐसे ऐसे भाषण देता था, अनाउंसमेंट कि हमने ये जीत लिया है, फ्रांस को ये बनाएंगे, और ये अनफेमस होती जा रही है. तो अल्टीमेटली नेपोलियन का एस्पिरेशन इतना ज़्यादा था, वो पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता. अभी चली रही है डायरेक्टली, 1804 तक चलेगी. लेकिन वो कब से जीतता जा रहा है बताओ? 99 से उसने लगातार 7 बार जीते. 1-2 बार में. वो जनरल था, मिलिट्री का कौन था? तो क्या फेमस नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे ये निर्णय नहीं ले पा रहे, है बात कि नहीं? तो इसलिए अगर तुम टाइम लाइन देखो तो टाइम लाइन में क्या चीज आ गई बताओ? ये देख लो. एक तो 1774 में कौन राजा बना? लुईस 16 बना. फिर इसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगला राजा कौन बना बताओ? 17 कौन बनने वाला है? अगर आप देखो नेशनल असेंबली की हम बात करें तो 1779 में कि 89 में? 89 में तो नेशनल असेंबली आ गई. 14 अगस्त को आई थी ना? कब आई थी? 14 बोलो. 14 अगस्त को आई थी. तो कौन आ गया बोलो? नेशनल असेंबली. फिर इसके बाद क्या आने वाली है बोलो? नेशनल असेंबली फेल हो जाएगी. कब आएगा? नेशनल असेंबली के बाद आपने देखा ट्यूलरी के महल पे आक्रमण हुआ था. इसने भी आक्रमण किया था. इसने बास्तील की जेल पे आक्रमण किया, तब आप आई. क्यों हुआ बताओ? नेशनल असेंबली कैसे आई? लोगों ने आक्रमण नहीं न किया होता तो आती. हर आक्रमण के बाद एक नई चीज आती. तो अगला बोलो कब आया? 1793 में कौन आया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि कन्वेंशन था. हमें पर्सन से ज्यादा मतलब नहीं है. ये मोनार्की है, ये नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. ठीक है. और तीसरी चीज क्या आ गई बोलो? दैट इज कन्वेंशन. क्या आ गया? जब मैं कन्वेंशन की बात कर रहा हूं तो दैट इज रूल ऑफ जैकोबिन्स. यही तो है रूल ऑफ. लेकिन तुम इसे और किस तरीके से देखते हो? फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक. क्योंकि हम नेशन के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं तो हमें इसे क्या कहना चाहिए कि लोगों ने वोट दिया, ये तो लोगों की सरकार है, भले ही वो बेकार निकल गई हो. क्या इंदिरा गांधी को तुमने नहीं चुना था 75 में? और उसने नए नए लड़कों को 20-20 साल 18-18 साल के लड़कों को पकड़ के नसबंदी करा दी, स्टेरिलाइज करा दिया. वो कभी भी पिता नहीं बन सके, सिर्फ ऐसे. और पुलिस को बोलते थे इंदिरा गांधी की 100 लोगों की डेली नसबंदी करानी, जिस दिन नहीं कराओगे उस दिन तुम्हारी नौकरी खा जाओगे. ये हम ही लोगों ने उसी इंदिरा गांधी को चुन के भेजा. तो बोलो क्या ये ठीक था? या उन्होंने इसी को तो इमरजेंसी कहा गया. लोगों की सबकी प्रॉपर्टी ले ली, ज़्यादा प्रॉपर्टी दी और बोला इमरजेंसी है, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सीज्ड. सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने बोल दिया था वहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी और लोगों ने कि इंदिरा गांधी करप्शन कर रही हैं.
वो कर ही रही थी, अकेली थी, कौन पूछने वाला। तो फिर उन्होंने इमरजेंसी लगाई अगले दिन और उन सब 2000 विपक्षी नेताओं को भी जेल में डाला। बात समझ आई कि नहीं? तो क्या ये ना सोचो कि लोगों ने चुना है, तो लोगों ने चुना है तो क्या वो ऐसे टाइम पे वो लीडर क्या ऑटोक्रेट नहीं हो जाएगा? वो भी हो सकता है। तो वो भी इस तरीके का हो सकता है कि पूरा अपने पर ही रखे। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये कन्वेंशन था, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे बताइए? दैट इज फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक, क्योंकि हमें 3 रिपब्लिक पढ़ने हैं, तो फर्स्ट रिपब्लिक की डेट याद रखो। फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक। और ये जैकोबिन्स में किसका नाम आ जाएगा? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब जरा देखो ये कब तक रहा होगा? 1794 तक रहा होगा। और 1794 में कौन आ गया? डायरेक्टरी। क्यों डायरेक्टरी आ गई बताओ ताशी? कैसे आ गई डायरेक्टरी? क्योंकि इसका गला काट दिया गया। इसको क्या कर दिया गया बताओ? जब गुलोटिन कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में फिर से चुनाव हुए। नाउ अगेन इलेक्शंस वर हेल्ड, और इलेक्शन हेल्ड होने के साथ साथ थोड़ा चेंज किया गया। अब नेशनल असेंबली नहीं रहेगी, और अब क्या हुआ? नाउ 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर देयर। और ऐसा में क्या आ गई बताइए? डायरेक्टरी। दैट इज रूल बाय 5। ये बात समझ आ गई कि नहीं? रूल बाय 5 हेड्स। अच्छा, अब ये यहाँ पर एक नई चीज हो रही है। 1799 में ताशी क्या हुआ बताओ? कुछ तो बताओ। चंद्रशेखर बोलो क्या हुआ होगा? बोलो दिव्या, तुम बताओ। नेपोलियन धीरे धीरे युद्ध जीतने लगा। अभी पावर में तो 1804 में आएगा। अभी बताया ना इन्होंने कि 7 युद्ध जीत लिए, नहीं? सो नाउ देयर वाज, ये हमने लिख दिया ना कि ये एग्री नहीं हो रही थी किसी पॉइंट पर। सो देयर वाज वार बिटवीन फ्रांस एंड नेबरहुड नेशन। बात हो गई। नेपोलियन वाज कंटिन्यूअसली, या उसे नेपोलियन 2 बोलो या नेपोलियन बोनापार्टे, तुम्हारी जो मर्जी बोलो। नेपोलियन, 3 नेपोलियन हुए फ्रांस में, तो आप चाहें तो पार्टे भी बोल सकते हो। नेपोलियन फर्स्ट इतना फेमस नहीं हुआ, नेपोलियन 2 ज्यादा फेमस। फिर 3 का भी आगे कहानी आ गई। चलो, नेपोलियन बोनापार्टे वाज जनरल। किसका जनरल था? आर्मी का जनरल था। ही कंटिन्यूअसली वन मैनी वार्स। 7 बार तो लिखे गए, लेकिन आप उतना ना देखिए। ही वन मैनी वार्स। ठीक है, उसने he was aspiring to win complete Europe. He want to occupy the complete Europe, make as a territory of France. पूरी 80% जीत भी लिया था। अभी आगे जैसी बात कही ना, तो नेपोलियन ने 80% यूरोप को जीत लिया था। सो इसलिए he announced himself as the head of फ्रांस। उसने खुद को चांसलर घोषित कर लिया। चांसलर क्या होता है? कुलाधिपति, वाइस चांसलर। कभी कभी यूनिवर्सिटीज नहीं होती जैसे जहाँ बीएससी बीए पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटीज में वहाँ होते हैं चांसलर। लेकिन फ्रांस में आज भी जो सबसे बड़ा हेड है वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो वहाँ का चांसलर है। जैसे एंटीना मार्कोलोव थी ना अभी थोड़ी देर पहले, वो हेड होता। तो फ्रांस हो या जर्मनी हो, वहाँ कौन चुने जाते हैं? चांसलर। चांसलर का मतलब हेड ऑफ स्टेट। तो उसने वहां पर खुद को क्या कह दिया? ही अनाउंस्ड, उसने खुद को डिक्टेटर वो अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज डिक्टेटर ऑफ। डिक्टेटर का क्या मतलब है? या मिलिट्री रूलर। अब यहाँ पे तो मिलिट्री रूलर था, मिलिट्री रूल ही था, लेकिन वो डिक्टेटर भी था। किसका डिक्टेटर बन गया? तानाशाह। डिक्टेटर का क्या मतलब होता है? तानाशाह ऑफ फ्रांस।
कब उसने घोषित किया बताओ? ऑन 1804. ही रिमेन इन पावर अंटिल 1850. वो कब तक सत्ता में रहा? समझो 11 साल सत्ता में रहा कि नहीं? ही रिमेन इन पावर अंटिल कब तक? 1850. ही हैज डन, उसको ये भी कहा जा सकता है आर्किटेक्ट ऑफ यूरोप. बोलो यूरोप का शिल्पी किसे कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट, इतना फेमस है. उसने पूरा उसका शिला विन्यास कर डाला यूरोप में. यूरोप में जितने मॉडर्नाइजेशन स्कीम चलाई, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोर्ट का ठीक से डिवीजन करा, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च, इसी ने बनाया. इसने कंप्लीटली एजुकेशन सिस्टम को ही रिफॉर्म कर डाला. इसने जो मीजरिंग थी उसको यूनिफाई किया. यूरोप में अलग अलग मेजरमेंट चल रहा था. कपड़े एलए में नापे जाते थे. जैसे 1 मीटर नहीं होता, पहले एलए की इकाई चलती थी, तो कहीं 55 रहता था, कहीं 54 रहता था, कहीं 53. अलग अलग यूरोप के स्टेट्स थे, सब जगह अलग अलग था. जब इसने पूरा यूरोप ही जीत लिया तो क्या सारे यूरोप में एक ही मेजरमेंट नहीं लागू कर देगा? तो पूरे यूरोप में उसने सारी जो सीमा शुल्क थे या जो भी एक्साइज ड्यूटीज थी, सीमा शुल्क होते नहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो सब बंद कर दिए. अब मर्चेंट को बड़ा आराम हो गया. पहले वो कहीं कहीं से जाते थे, हैब्सबर्ग से कहीं, मतलब कहीं कहीं से जाते थे, ऑस्ट्रिया से कहीं जाते थे या कहीं जाते थे, तो उनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे. अब टैक्स न देने पड़े कपड़ों के लिए तो आराम नहीं है कि नहीं? और कोई मेजरमेंट भी एक ही था, तो जगह जगह उन्हें कपड़े भी नहीं नपवाने पड़ते थे. उसने यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम लगाया. ये जो सारी चीज़ें हैं इसको कहते हैं नेपोलियन कोड. क्या कहते हैं? 1804 में आया, 1805 में इसने अपने नेपोलियन कोड लागू कर दिए कि सब कुछ यूनिफॉर्म होगा, कोई कुछ नहीं देना पड़ेगा. लोग इसे मसीहा के तौर पर देखेंगे. 1804 में कहा था. 1804 में इसने नेपोलियन कोड लागू कर दिया. नाउ द पीपल ऑफ यूरोप वर थिंकिंग एज ए, क्या सोचते थे बताइए? दैट इज मसीहा ऑफ यूरोप. ये जहां भी जाता था, आई विल गिव यू ए न्यू लाइफ, मैं आपको दूंगा. लेकिन कार्ल कैस्पर ने आपके अगली बुक में ये जो चित्र खुला हुआ है इसका कैसे मजाक उड़ाया है, सरकास्टिक भी बताया कि यही तुम्हारी बुक में खुला हुआ है. उसने बताया है कि यहाँ ऊपर बोर्ड टांगा जा रहा है, मैं मसीहा हूँ, मैं तुमको बचाऊंगा, और नीचे लोगों पर अत्याचार मारा. देखो महिला को कोड़े मारे जा रहे हैं, यहाँ पे एक किसान अपने घुटनों पर झुका हुआ है और इस पर अत्याचार किया जा रहा है. तो जब तुम इसी चीज़ को कहीं पर अच्छे से देखोगे ना, अभी वीडियो में दिखाएंगे तो पूरा, ये तो बुक है तो सही प्रिंट नहीं है. तो यहाँ देखो नीचे लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है और ऊपर बोर्ड में क्या दिखाया जा रहा है? मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, मैं तुम्हारा सेवियर हूँ. तो कार्ल कैस्पर, जो कि फ्रांस के थे कि जर्मनी के थे, जर्मन के पेंटर थे, उसका कैसे मजाक बनाया, जबकि शुरू में ये जर्मनी तक पहुँच गया. तो भाई फ्रांस के लोग थोड़ी ना मजाक उड़ाएंगे और कहीं का पेंटर मजाक उड़ाएगा. ये भी MCQ क्वेश्चन है. वो पेंटिंग आपको दे देंगे किस बना के, किसके द्वारा बनाई गई, वो कहाँ का, ये एक MCQ. तो तुम्हें बताना पड़ेगा ये कार्ल कैस्पर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, जर्मनी पे जीत लिया था इसने, और वो मजाक उड़ा रहा है ये हमारा सेवियर है, ये तो लोगों को घुटनों पे ला रहा है. बात समझ आ गई कि नहीं? सो अब नेपोलियन ने क्या किया बताइए? जब वो पावर में आ गया, वो चाहता था कि अपना मिलिट्री एक्सपेंशन करे, फ्रांस को बढ़ाए, और ऐसा करने के लिए क्या वो लोगों से टैक्स भी लेता था. भाई तुमको नई मिलिट्री बढ़ानी है तो बिना टैक्स के तो क्या तुम सेना खड़ी कर लो? तो इसलिए पहली बात तो कुछ अच्छी चीज भी हुई कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कुछ काम किया. मैक्सिमिलियन देखो सबसे पहले नेशनल असेंबली आई, तो नेशनल असेंबली ने अच्छा काम क्या किया? एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया? सर्फडम को हटाया. सर्फडम समझते हो? दास प्रथा. मैं एक एक करके दिखा देता हूँ. सभी असेंबली के अच्छे काम भी, बुरे काम नहीं. नेशनल असेंबली आएगी तो कुछ अच्छे काम करेगी कि नहीं करेगी? तो नेशनल असेंबली ने क्या किया होगा बताओ? नेशनल असेंबली एबॉलिश्ड कौन सा सिस्टम? फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? देखो फ्यूड क्या होता है पहले सोचो. फ्यूड आर द मेंबर्स ऑफ किंग्स फैमिली. मेंबर्स ऑफ किंग्स फैमिली, ये
इसे सामंतवादी प्रथा कहते हैं। पूरे जोधपुर में, पूरे राजस्थान में सामंतवादी प्रथा ही थी। जो जोधपुर का राजा था, तो जो राजा सवाई माधोपुर जो भी था, वो एक फ्यूडल था, वो एक सामंत ही तो था। अब मारवाड़ के राजा ने उसको यहाँ सामंत बना के बोला तुम्हारी बातों से हम बहुत खुश हुए, जाओ तुम्हें जोधपुर की रियासत दी, हाँ हर महीने 1 बैलगाड़ी सोना बेचते रहना। ये सामंत कर, उनको टैक्स देना पड़ता था राजा, फिर वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे जोधपुर चलाए। बोलो बात समझ में आ गई? तो फ्यूड कुछ नहीं रहते थे, वो राजा के भाई भतीजे भांजे किसी को भी वो बना देता था, या किसी दरबारी को, एनी कोर्टियर जिससे वो खुश हो गया राजा, उसको एक जगह दे देता था कि आपको 13 गांव दिए, 18 गांव दिए, वो फ्यूड कहलाते थे। और वो लोग क्या करते थे, जितना मर्जी टैक्स लें, लेकिन सोचो ऐसा व्यक्ति कितना टैक्स लेगा, बहुत ज़्यादा टैक्स लेगा। राजा एक टैक्स लगाए तो एक ही जैसा हो, ऐसे में तो लोग पिस जाएंगे ना। फ्यूडल सिस्टम क्या अच्छा सिस्टम है नहीं ना। तो इन्होंने तो उसने फ्यूडल सिस्टम हटाया। फ्यूडल सिस्टम यहाँ पर हटाने का ये मतलब है कि नाउ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑन बेसिस ऑफ देयर बर्थ, क्योंकि उस समय जब ये सारे फिलोसफर क्या कह रहे थे कि बर्थ राइट नहीं है, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। तो इसलिए बेसिस ऑफ बर्थ राइट में इन्होंने नेशनल असेंबली ने क्या किया बताओ, सारे अधिकार, उनको टैक्स नहीं मिलेगा, इनको तिथे नहीं मिलेगा फर्स्ट स्टेट को, और टैली किसको नहीं मिलेगा, सेकंड स्टेट को टैली नहीं मिलेगा। और इसने क्या किया, सारी जो चर्च की जमीन थी सब ले ली, इट इज कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर ली गई। जब्त करने से 2 बिलियन लिब्रे का फ्रांस को मुनाफा हो गया और सबका मनी पैसा वापस कर दिया मनी लेंडर्स। बात समझ आई? फायदा किया कि नहीं इसने? ऐसे कोई पॉपुलर नहीं होगा। बोलो इसने क्या किया होगा, फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश किया, और जो धार्मिक करते थे और टेलीज जो और भी दूसरे टैक्सेस थे वो एबॉलिश कर दिए गए। और कितनी जमीन ले ली होगी, चर्च के पास क्या कम जमीन होती है, सारी जमीन ले ली, और ऐसा करने से इसके पास कितने लिब्रे आ गए, 2 बिलियन लिब्रे, वो मनी लेंडर। तो नाउ नो टिथे, टिथे का लिखा था कि नहीं, एंड टेलीज, टेलीज भी नहीं देना पड़ेगा, वाज गिवन टू फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि ये थोड़ा सा एक साथ लिख देगा तो तुम्हें याद रहेगा। तो पहली बात समझ आ गई, इसने फ्यूडल सिस्टम सामंतवादी प्रथा का अंत करा दिया, सामंतवादी। और तुमको ये बताया कि इट वाज जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेरे थे, abolished सर्फडम, क्योंकि वो खुद ही एक निचली जात का था ना, एक तरीके से लोअर क्लास का, तो वो क्यों कहेगा कि दास को रख पड़े। ये लोग नहीं हटाएंगे ना, नेशनल असेंबली तो अपर कास्ट के लोग हैं, नहीं वो हटाएंगे क्या दास प्रथा, ये हटा देंगे। तो इसने किसको हटा दिया बताइए, स्लेवरी। ये क्वेश्चन आता है तो स्लेवरी को इसने हटा दिया। स्लेवरी कैसे होती थी, स्लेवरी का देखो कि ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये फ्रांस है। तो फ्रांस के लोगों की भी कॉलोनी थी, फ्रांस यहाँ आता था और यहाँ आता था और यहाँ आता था। यहाँ पर अमेरिका के लोग अच्छे स्लेव नहीं माने जाते हैं, अमेरिका के लोग स्लेवरी नहीं करते थे, लेकिन यहाँ की जो ज़मीन थी साउथ अमेरिका की, वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, तो जो मैक्सिको या इसके आसपास की ज़मीन थी ना, यहाँ से ये लोग स्लेव पिकअप करते थे। इसको कहते हैं, एक नाम भी दिया गया है, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अगर कोई पूछे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का क्या रूट है, दैट इज़ फ्रॉम फ्रांस या यूरोप टू अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इसका क्या नाम दिया गया, तो लोग यहाँ से स्लेव उठाते थे, उनको गाड़ियों में हाथ बांध के, पीछे अभी वीडियो दिखाएंगे, हाथ बांध के यहाँ ले जाते थे, और फिर यहाँ ले जाके उनसे काम करवाते थे, और कुछ को अपने घर के लिए भी ले आते थे उन्हीं स्लेव्स को, कि ये स्लेव तो बड़ा अच्छा, हमारे घर पे अच्छा काम करेगा, खानसामा रहेगा। तो समझ में आ गया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या है। इसको किसने एबॉलिश किया, किसने फिर से शुरू कर दिया, यही चीज समझ में आ गई बात। एबॉलिश किसने किया, मैक्सिमिलियन ने। चूंकि ये जो था नेपोलियन छोटे परिवार का नहीं था, ये भी थर्ड स्टेट की अपर कास्ट था, तो चालू कर ही देगा।
जनरल कोई मामूली आदमी बनेगा क्या? तो चालू कर देगा। और मैक्सिमिलियन जैकोबिन था ना, उसने हटा दिया। बोलो बात समझ आ गई? तो उसने क्या किया, इसको क्या कहेंगे बताइए? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड ना। तो इसने जो सर्फडम किया स्लेवरी, सो ही स्टॉप्ड ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। अब नेपोलियन ने क्या किया होगा? नेपोलियन रीस्टार्टेड सर्फडम। नेपोलियन रीस्टार्टेड सर्फडम। सर्फडम तो ऊपर हमने लिख ही दिया, तो तुमको पता चल जाएगा ना सर्फडम क्या। अब देखिए, What was Napoleon Code? What reforms were done? या modernization was done by Napoleon. What was the reason of defeat of Napoleon? किस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी भैया? ना, उसी टेनिस कोर्ट में नेपोलियन ने भी खुद को राजा अनाउंस किया। उसने डिक्टेटर, जिसमें टेनिस कोर्ट में पहले हुआ था ना, नेशनल असेंबली बैठी थी ना। सो नेपोलियन वन 80% लैंड ऑफ यूरोप। सो ही एस्टेब्लिश्ड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। सब जगह एक ही 1 kg सब जगह एक ही था। और मेजरमेंट जैसे कि तुम्हारी बुक में लिखा गया है कि 1 LA कितना होता था, कहीं 55 था, कहीं 54 था। मैं पेज नंबर बता देता हूँ, आप लोग देख लें। अभी नेपोलियन ने इसे लागू किया। ये देखो, पेज नंबर 10 निकालो। ये चीज लिखा है, लेंथ कैसे अलग अलग है ना। कहीं 53 न्यूरनबर्ग में कहीं थी, तो कहीं कहीं फ्रैंकफर्ट में अलग थी। फ्रैंकफर्ट वो जर्मन में, तो सब जगह अलग। और सब जगह 5% एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती, तो कितनी ज़्यादा हो जाएगी नहीं? देखो 5% अगर ड्यूटी हर तुम टेरिटरी से निकलोगे, यूरोप में कितने देश हैं? 18-20 तो होंगे। तो कितनी साल तुम एक देश से होते हुए तो 10 देश में पहुंचे, उसका दाम तो दुगना तिगुना हो जाएगा। 5% तो बहुत होता है। तो ड्यूटी उसने अबॉलिश कर दी, और सब जगह यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट कर दिया। दिखाई पड़ गया? तो इसलिए उसने मेजरमेंट का भी सिस्टम, और ये और क्या कर दिया? ही अबॉलिश्ड एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब होता है? सीमा शुल्क। एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाओ तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन इसने वो चीज हटा दी। 5% एक्साइज ड्यूटी थी 1 टेरिटरी, अब फ्री ट्रेड हो गया। नाउ एनीबडी विद इन द टेरिटरी ऑफ नेपोलियन कैन डू फ्री ट्रेडिंग। सो ही प्रमोटेड फ्री ट्रेडिंग। इसको क्या कहते हैं? ही प्रमोटेड। जैसे हमने बताया कि 6000 का हमको प्लांट का सेल मिला, तो 3000 मेरी एक्साइज ड्यूटी लग गई है। जितने भी चीजें हैं ये 7-8 हज़ार से कम नहीं हो रहा। आधा किसी में 3000 लगी, किसी में 4000। तो हर एक में ये कोई फ्रांस का है, कोई कहीं का है। तो बाहर के देशों से जब सामान मंगाओगे तो जितनी की कीमत है उतना ही पैसा देना पड़ेगा। बात समझ आएगी नहीं? तो एक्साइज ड्यूटी तुम्हें समझ में आ गया? सो ही प्रमोटेड, उसने क्या किया बताइए? ही प्रमोटेड फ्री ट्रेडिंग। और इसमें क्या क्या बताइए? ही ऑल्सो रिफॉर्म्ड जुडिशियल सिस्टम। ये जो हमारे यहाँ चल रहा है नेपोलियन का ही तो है। सुप्रीम कोर्ट, फिर 24 हाई कोर्ट, फिर हर जिले में सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय की नहीं हर जिले में। और पूरे राज्य में एक हाई कोर्ट है, और पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट। तो 24 हाई कोर्ट है हमारे यहाँ, सही है। और हर जिले में एक न्यायालय, तो 543 तो सेशन कोर्ट हो गए, और सबसे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ही रिफॉर्म द जुडिशरी। और कैसे रिफॉर्म किया बताओ?
बाई मेकिंग वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन कर डाले। किसके अंदर में कौन रहेगा? एज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। पहले लोग क्या करते थे ना, कोर्ट में जाने से डरते थे कि भाई मेरी जमीन मेरे भाई ने ले ली, वहाँ एप्लीकेशन देने के पता चला बगल में खूनी खड़ा है, खूनी कहीं खून ना कर दे, हम तो यहाँ जमीन के लिए लड़ने आए हैं। तो उन्होंने क्या किया नेपोलियन ने, क्रिमिनल कोर्ट और साथ में दीवानी और फौजदारी अदालत, एक होता है कि जो मॉनेटरी को देखे, तो इस तरीके से एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट अलग अलग कर दिया। जिसका पैसे का है वो सिविल कोर्ट में जाए, और जो क्राइम कर रहा है तो बोलो वो उनका उनसे सामना होगा? कभी नहीं होगा। तो ये अच्छा काम किया ना, हमारे यहाँ भी यही सिस्टम। अगर सो ही सेपरेटेड क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में जाओ, पैसे का मामला है सिविल कोर्ट में जाओ, और अगर तुम्हारे क्राइम किया तो क्रिमिनल कोर्ट में। सही है। ही सेपरेटेड सिविल कोर्ट फ्रॉम क्रिमिनल कोर्ट। ही मॉडर्नाइज्ड, उसने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम शुरू किया, एजुकेशन सिस्टम। इस वजह से जो कंजर्वेटिव्स, नेपोलियन के जाने के बाद जब दूसरा फ्रांस में सत्ता आई, 1815 में हार गया था ना, ये 4 देशों ने मिलकर रहा, तभी बता नहीं थी मैंने कि वाटरलू में इस पराजय हुई थी। तो जो कंजर्वेटिव से रूढ़िवादी वो भी कहते थे नहीं नेपोलियन तो बहुत अच्छा काम करके गया, इससे नहीं हटाएंगे, बाकी राजा आ जाए तो आ जाए। तो जो कंजर्वेटिव थे वो भी इसको सपोर्ट करने लगे। यूरोप में कोई नहीं चाहता था कि इसका कुछ हटाया, और यही अवधारणा बना नेशनहुड की। जर्मनी का यूनिफिकेशन इसी सब बेसिस से, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड, व्हाट ही इज कॉल्ड, यूरोप का शिल्पी, आर्किटेक्ट ऑफ यूरोप। क्या कहा जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ, बोला जाता है कि नहीं? सो ही इज कॉल्ड आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट वो होते हैं जो घर बनाते हैं, नहीं? So architect of Europe. However, he expanded military. For expansion of military, he was in wherever he has gone, he projected himself as a savior or मसीहा। उसने देखा मैं ही तुम्हारा मसीहा हूँ, मैं बचा लूंगा तो बचा लूंगा, कोई नहीं बचा पाएगा। So उसकी टैक्टिक्स क्या थी? कैसे उसने 80% जमीन पे हथियार कर लिया, क्योंकि वो जहाँ जाता था वहीं के लोगों को मिला लेता था अपने में कि हम ही तुमको बचा सकते हैं। फिर बाद में वहाँ के लोग समझते थे इसने तो ठग लिया। तो ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ, उसने कैसे प्रोजेक्ट किया? हिमसेल्फ एज सेवियर। सेवियर किसे कहते हैं? बचाने वाले को। क्या? या मसीहा। जहाँ जा गया उसने कहा मैं ही तुम्हारा मसीहा हूँ। हाउएवर ही raised taxes on one territory। जितनी टेरिटरी वो जीतता गया क्या उसने उसमें टैक्स क्यों बढ़ा दिए? फॉर एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री, क्योंकि उसे मिलिट्री और चाहिए। फॉर एक्सपेंशन ऑफ। अब यहां पर नेपोलियन बैठा, जरा ध्यान दो। तो ये नेपोलियन यहाँ बैठा, ये क्या है? क्या ये प्रूसिया है? कल बताया था यही तो जर्मनी है। और ये पोर्शन कौन सा था? क्या इंग्लैंड है? और यहाँ पर कौन था बताइए? ऑस्ट्रिया। सही है। और ये क्या है? ये रशिया है। सही है। इसने, नेपोलियन ने इसका पोर्शन इतना ले लिया, इतना इतना इसका ले लिया, इतना रशिया का ले लिया, इतना मिला नहीं, 80%। अब तुम ये मुझे बताओ 4 वो कौन कौन से देश हैं जो इसको आक्रमण करेंगे? बोलो। इंग्लैंड करेगा, रूसिया करेगा, रशिया भी करेगा कि नहीं?
तो ये चारों देश, अब ये पहुंच गया यहाँ पर आक्रमण करने, इसकी हिम्मत देखो। वहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर है साइबेरिया में, सरसों का तेल तक जम जाता है, और सैनिकों को ले गया वहाँ लड़ाने, हार नहीं जाएंगे। -60, तुम क्लाइमेट से लड़ोगे कि लोगों से लड़ोगे? जितने लोग रशिया में गए, तो रशिया की सेना आई, इसको यहाँ पर फ्रांस में आकर बर्लिन तक खदेड़ा, तब जाके हाँ। और फिर चारों देशों ने इसको बैठाया यहाँ लाके ऑस्ट्रिया में, और इसके साथ एक संधि की, बोला उतरो गद्दी से। उस संधि को क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ वियना। चारों लोगों ने ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया का हेड कौन था? ड्यूक मेटरनिक। कौन था? वही ड्यूक मेटरनिक जो कहता था जब फ्रांस छींकता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस देन यूरोप कैचेस कोल्ड, तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उसी ड्यूक मेटरनिक ने इसको हराया और फिर वहां बैठाया और बोला सब जितनी जमीन ली है सब वापस करो और तुम उतरो। अब लुई 18 राजा बनेगा, लुई 16 का पोता बना दिया उसको राजा, सारी जमीन ले ली, इससे बाद रिपेरेशन लिए, जितना तुमने यहाँ नुकसान पहुंचा सबका पैसा। बात समझ आ गई? तो तुम्हें नेपोलियन कोड समझ में आ गया? सो दिस काइंड ऑफ मिथ, लोगों के बीच में जो एक वो था कि वो हमारा सेवियर है, सो वो भ्रम दूर हो गया, क्योंकि जब लोगों को टैक्सेस लेगा तो क्या होगा? तुमने कार्ल कैस्पर की पेंटिंग तो अभी देखी ली, एक पेंटर किस तरीके से उसका व्यंग्यात्मक चित्रण किया जाए तो उसको कहता है सरकास्टिज्म। किसी को व्यंग मारो और उसको साथ में पुल डाउन करो व्यंग के माध्यम से, तो उसको सरकास्टिक कहते हैं कि नहीं? तो इसलिए सरकास्टिक चित्रण हो गया। अब जरा देखिए, तो नाउ ही कैप्चर्ड, ऐसा हमने लिख दिया क्या? 80% यूरोप कैप्चर कर लिया, लिखा 80% लैंड ऑफ उसने कर दिया। ही लॉस्ट वार एट वाटरलू। क्या हुआ बताइए? अपनी सेना हार गया, उसे वापस लौटना पड़ गया। He lost war. He was defeated in Waterloo. तो जब वो वापस लौट रहा है तो क्या तुम्हारी बुक में ऐसा दिखाएगा कि लौटते समय एक पोस्टमैन है और वो अपने सारी चिट्ठियां उड़ाता चल रहा है? इसका मतलब ये नेपोलियन ही है, उसका चित्रण किया गया है। तो इसके पीछे से उसके बैग में से राइनलैंड एक एक करके जब वो वापस लौटा तो उसके सारे जीते हुए प्रदेश उसके बैग से निकल भागे। नहीं दिख रहा है? दिखा कि नहीं? नेपोलियन ही तो है, तो उसकी चिट्ठी निकलती जा रही, तो ये जीते हुए प्रदेश है जिसको कि वो क्या करता जा रहा है? हारता जा रहा है। बोलो, बात समझ आएगी? नहीं निकल रहा, सांस करेगी है? जीते हुए प्रदेश नामा से मत लिया, प्रदेश वापस आ। तो ये कहाँ से लौट के आ रहा है? वाटरलू से। वाटरलू से आ रहा होगा, तभी तो इसके साथ जीते हुए प्रदेश निकलते जा रहे हैं। दिखाई पड़ा? ठीक है ना? उसी में तो ये कहाँ से हार के आ रहा है? वाटरलू से। सारे जितने जीते थे समझो ऐसे दिखाएंगे कि उसके वजह से सारे ना। तो इसका मतलब द एलाइड फोर्सेस, एलाइड फोर्सेस का क्या मतलब होता है? सहयोगी शक्तियां फॉट वार अगेंस्ट नेपोलियन। कौन कौन सी सहयोगी शक्तियां? एलाइड फोर्सेस ऑफ, देखो यहां से देखो कौन कौन सी शक्ति बताओ? इंग्लैंड, प्रूशिया, उस समय जर्मनी नहीं बना है, जर्मनी करके याद रखो राइट? कोई रूसिया, और कौन सा हो सकता है? ऑस्ट्रिया। तुम सोचोगे देखो कितना कैसा जमाना हो गया, उसी की ससुराल है, वहीं के लोग इससे लड़ रहे हैं। नेपोलियन थोड़ी ना ससुराल है। उन लोगों ने नेपोलियन को क्यों हराया? कि लुई 16 जो मेरा लुई एक पहले हो चुका था, उनका दामाद होगा ना वो, और उनका पोता वहाँ पे राज करे। वो तो इंपीरियलिस्टिक थे ना, वहाँ सब तो इंपीरियलिज्म था, वो क्यों मिलिट्री रूलर को एक्सेप्ट करेंगे? तो इंपीरियलिस्टिक पावर कभी इंपीरियल को नहीं हराएंगी, उनमें तो दोस्ती है, लेकिन कोई उनकी सत्ता ले ले तो क्या उसे हटाएंगी? नहीं। और हटा के वो किसको बैठाना चाहेंगी? अपने लुई 16 के पोते को, कि जो कि लुई 18 है, उसे बैठा लेंगे। यही वियना कन्वेंशन में हुआ। किसकी किसकी फोर्सेस थी बताओ? इंग्लैंड, रूसिया, ऑस्ट्रिया, और साथ में यहाँ पर भी रशिया में भी जार का शासन था। ठीक है कि नहीं?
तो वो मतलब चैप्टर है तुम्हारे में सोशलिज्म इन रशिया नहीं है, तो वो उसमें देखो। एंड रशिया, इन सब की सहयोगी शक्तियों ने क्या किया बताओ? कंबाइनली डिफीटेड नेपोलियन। जब नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया, सो नाउ नेपोलियन हैज टू साइन ए ट्रीटी ऑफ वियना। वियना की संधि। वियना कहाँ पे है? क्या ये ऑस्ट्रिया में? ऑस्ट्रिया में एक जगह थी वियना, तो वहाँ ये समझौता हुआ, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया में एक जगह है, उसका क्या नाम है? वियना। तो जहाँ पे समझौता होता है उसी के नाम पे संधि मानी जाती है। जैसे भारत में शिमला समझौता, जहाँ जहाँ जो ताशकंद समझौता होता है कि नहीं भारत में, तो जगह के नाम पे होता है। तो इसी तरह से इस ट्रीटी को क्या कहा गया? नेपोलियन हैज टू साइन ए ट्रीटी ऑफ वियना इन विच क्या क्या करना पड़ा? नेपोलियन हैज टू क्विट पावर एंड कंजर्वेटिव हैज नाउ गिवन पावर टू किसको? मोनार्क्स ऑफ बूर्बो डायनेस्टी, दैट इज लुई 18 को फिर से सत्ता दे दी गई। ऑल द पोर्शन विच नेपोलियन वन वाज एनेक्स्ड, कुल्हाड़ी मारी जाती है, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, और एक्स से काट लो तो उसको कहते हैं एनेक्स्ड। तो जितने जीते हुए प्रदेश थे फ्रांस के, वे सारे इससे क्या ले लिए गए? ले लिए गए, और इसके चारों तरफ राजतंत्र को स्थापित कर दिया गया। इन चारों देशों में किसको स्थापित कर दिया? राजाओं की फैमिली, कि फिर से कोई एक सिविल आदमी ना जाके ऊंची पोस्ट पे बैठ जाए, राजा ही बैठे। बात समझ आ गई? तो बोलिए वियना की कन्वेंशन के क्या 4 पॉइंट्स है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब ये कौन से संधि बताओ? दे कंबाइनली डिफीटेड नेपोलियन एंड ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड। ए ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइन अंडर 4 देश थे, लेकिन इन सबको किसके लीडरशिप में किया गया? ड्यूक मेटरनिक। तो ड्यूक मेटरनिक वहां का चांसलर था। तुम्हारे बुक में दिया होगा, देखो कैसे लिखा है, वो लाइन पढ़ो जरा, कहाँ पे? पेज नंबर 10 पे दिया। कहाँ लिखा था? लास्ट सेकंड लाइन, लास्ट लाइन। सही है। तो इसमें क्या लिखा है? चांसलर। चांसलर मैंने तुम्हें बताया हेड होता है, समझ आई बात कि नहीं? और कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब वी आर हु एवर इफ द लीडर्स गेट कॉन्ग्रीगेटेड। कॉन्ग्रीगेटेड का मतलब जहां लोग इकट्ठा हो जाएं, जहां कॉन्ग्रीगेशन का मतलब असेंबली, लोग असेंबल हो गए, कॉन्ग्रीगेट हो गए, तो उसे कांग्रेस कह दिया। इसीलिए तो हर देश में कांग्रेस है। जहां लीडर कॉन्ग्रीगेट हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो क्या उसे कांग्रेस ना कहा जाए? द प्लेस वेयर पीपल स्पीक, उसको कहते हैं पार्लियम, और उसी के नाम पे क्या हुआ? जहां पे लीडर बोले, पार्लियामेंट। समझ नहीं बात कि नहीं? तो पार्लियामेंट हर जगह है, ये नहीं सोचो कि भारत में ही पार्लियामेंट है। हाँ, भारत की पार्लियामेंट को संसद कहेंगे, जर्मन की कुछ और है, उसी तरह के सबकी अलग अलग उनके सबके नेम है। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो इसलिए वियना कांग्रेस ने ये समझौता किया, और उसका लीडर कौन था? अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूक मेटरनिक हु वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। चांसलर एक कुलाधिपति होता है, यानी सबसे ऊंची पोस्ट, समझ आया? तो चांसलर ऑफ, चांसलर की स्पेलिंग देख लो, दैट इज चांसलर ऑफ फ्रांस। क्या तुम मुझे अरविंद ये बताओगे कि ऑस्ट्रिया का लिखो, हाँ ऑस्ट्रिया लिखो। ये बात किसने कही थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस यूरोप कह गए? ड्यूक मेटरनिक। तो अब यहाँ तक कि तुम्हें कहानी समझ आ गई। आपको फ्रांस की कहानी सबसे ज़्यादा समझनी है, क्योंकि इस चैप्टर के 80% क्वेश्चन फ्रांस से ही आएंगे। बाकी 20% क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा जर्मनी और इसका रहेगा। ये समझ लोगे फिर अगला चैप्टर भी समझ पाओगे। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे है, इतना ही रखिए।